A very good afternoon to all. I, Dr. Vinita Tuli, on behalf of IQAC, welcome you all to the webinar on depression during pandemic, Mahamari Kaal Mein Avsad aur Tanav, organized under the aegis of the Internal Quality Assurance Cell of Atmaram Sanatan Dharm College in association with Antika Prakashan. It gives me immense pleasure to welcome Dr. Parth Chaudhary, Consultant Psychiatrist, National Health Services, England. Sir, we are glad that you took out time for us to speak on such a relevant and pertinent topic, as our country is facing a second wave and which has created a havoc in our country. And every one of us is facing mental trauma or psychological unrest because of it. I welcome you again, sir. I also welcome our principal, Professor Gyantosh Kumar Jha, who has always been a guiding force for all of us. Now, I hand over the proceedings to my colleague, Dr. Sridharam. धन्यवाद डॉक्टर विनीता तुली मैम। दोस्तों नमस्कार। आत्माराम सनातन धर्म महाविद्यालय दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा अंतिका प्रकाशन के सहयोग से महामारी काल में अवसाद और तनाव विषय पर आयोजित इस वेबिनार में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जन्म और मृत्यु हमारे जीवन के दो किनारे हैं, लेकिन जब हजारों लोग अचानक अकाल कवलित होकर हमसे दूर होने लगे तो भय, अवसाद और तनाव का शिकार होना स्वाभाविक है। आज कोरोना ने हम सबको इतना भयभीत कर दिया है कि हम सभी जिंदगी और मौत के बीच में मानसिक रूप से उलझ कर रह गए हैं। आत्महत्या की घटनाएं आम होने लगी है। कई बार सोशल मीडिया पर कोई मित्र अगर जन्मदिन की तस्वीरें लगाते हैं तो वह भी देखकर एक बार भी दिल डर जाता है। प्रसिद्ध कवि कुमार नारायण की पंक्ति मुझे याद आ रही है, कोई दुख मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, वही हारा जो लड़ा नहीं। स्पष्ट है कि साहस और संघर्ष को कायम रखने के लिए हमारे मन का सकारात्मक होना बहुत जरूरी है। इस महामारी के बीच हमारा मन कैसे मजबूत रहे, हम डिप्रेशन और तनाव से कैसे दूर रहें, इसी विषय पर अपनी बात रखने के लिए और हमारी मानसिक समस्याओं का समाधान करने के लिए सुप्रतिष्ठित मनोविज्ञानी डॉक्टर पार्थ चौधरी जी लंदन से हमारे बीच उपस्थित हैं। हम उनका स्वागत करते हैं। सर्वप्रथम मैं कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर ज्ञानतोष झा जी से आग्रह करता हूं कि वे डॉक्टर चौधरी जी का स्वागत करें, साथ ही अपना संक्षिप्त वक्तव्य भी दें। प्रोफेसर ज्ञानतोष कुमार झा जी। थैंक यू श्रीधरम जी। ऑनरेबल डॉक्टर पार्थ चौधरी, invited speaker for this webinar, Dr. Vinita Tuli, convener of webinar committee and member IQAC, Dr. Sridharam, who is comparing this program, colleagues and my dear students. On behalf of Atmaram Sanatan Dharm College, it's a great pleasure and honor for me to welcome Dr. Parth Chaudhary in this program. In fact, I feel honored that Dr. Parth Chaudhary has given his valuable time in this pandemic time to deliver his lecture on a very pertinent topic. In fact, when day by day we are losing our near and dear ones, we are in soft mindset. In fact, we are hearing news about bad news about losing lives of our near and dear ones. So in this situation, we thought that
the college must take lead and start this kind of mental health sessions for the people who are living their lives in the trauma, in the fear, and in the tension. And so we are now today we are going to start of this kind of session, and this is our first session, and I am fortunate that Dr. Parth Chaudhary has given his time. अभी जैसा कि श्रीधरम जी बता रहे थे कि मनुष्य का जीवन कितना अमूल्य है और जीवन से बढ़कर कुछ भी नहीं है, और जिस तरह से हमने विगत दिनों में हमारा देश इस महामारी के चपेट में है, उसकी दूसरी लहर के दरमियान विश्वविद्यालय में कॉलेज के लोगों ने अपने करीबी रिश्तेदारों को खोया है और एक मानसिक तनाव, असंतुलन, भय और आक्रांत जीवन जी रहे हैं। उसमें मुझे लगता है कि हम लोगों का यह एक छोटा प्रयास मलहम का काम करेगा, शायद कुछ तसल्ली दे सकेगा, शायद उनके भीतर या हम सब के भीतर एक आश्वासन को जगा सकेगा। मैं समझता हूँ कि आज डॉक्टर पार्थ चौधरी जो इंग्लैंड से हमारे बीच इस कार्यक्रम के लिए उपस्थित हैं, और उनकी बातों से, उनकी बातचीत से हम सबको जो लड़ने की ताकत है वो मिलेगी, हमारा हौसला बढ़ेगा और तनाव और अवसाद को पार करके जीवन की चुनौतियों को स्वीकार करेंगे और जीवन की जिंदादिली को बनाए रखेंगे। Thank you so much. Once again, I welcome you, Dr. Chaudhary, and over to Dr. Sridhar. Thank you. धन्यवाद सर। मैं डॉक्टर चौधरी जी को अपने वक्तव्य के लिए आमंत्रित करूं, उससे पहले संक्षेप में उनका परिचय देना चाहूंगा। सुप्रतिष्ठित मनोविज्ञानी डॉक्टर पार्थ चौधरी जी ने मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज इलाहाबाद से MBBS की है। आपने निमहांस बेंगलोर से PDM और MD की डिग्री प्राप्त की है। साथ ही नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन न्यू दिल्ली से भी आपने DNB की है। आप वर्ष 1995 से 2004 के बीच PGI MER चंडीगढ़ और निमहांस बेंगलोर में कंसल्टेंट मनोचिकित्सक रहे, साथ ही वहां के फैकल्टी मेंबर भी रहे। वर्ष 2004 से आप नेशनल हेल्थ सर्विस NHS इंग्लैंड में कंसल्टेंट मनोचिकित्सक के रूप में कार्यरत हैं। आपकी चर्चित पुस्तक है लुमिनस लाइफ, अ न्यू मॉडल ऑफ ह्यूमनिस्टिक साइकोथेरेपी, जो कि बाउ प्रेस USA से प्रकाशित है। आपके शोध आलेख नियमित रूप से देश विदेश के पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होते रहते हैं। आप एक गजलकार भी हैं और हिंदी में गजल भी लिखते रहे हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आमंत्रित करता हूं आपको अपने वक्तव्य के लिए, और आपके वक्तव्य के बाद जो फिर प्रश्न आएंगे उस पर हम बातचीत करेंगे। जी नमस्ते। मैं सबसे पहले आयोजक वृंद प्रोफेसर झा, डॉक्टर तुली, डॉक्टर श्रीधरन और हमारे मित्र अंतिका के गौरीनाथ जी, इन और इसके साथी जितने भी साथी इस वेबिनार में जुड़े हैं, उनका सबका धन्यवाद करना चाहूंगा कि मुझे उन्होंने ये मौका दिया कि हम आपके साथ अपनी थोड़ी बहुत समझ और अंडरस्टैंडिंग सोच बांट सके। क्योंकि यह बहुत ही कम समय के अंदर हमें आयोजित करना पड़ा, इसलिए मैं किसी स्लाइड शो वगैरह का आयोजन नहीं कर पाया। इसके लिए मैं आपका क्षमा प्रार्थी हूं। मैं धीरे धीरे अपना वक्तव्य रखूंगा। बीच में किसी भी वक्त आप डॉक्टर श्रीधरम के जरिए मुझे रोक सकते हैं
प्रश्न पूछ सकते हैं, अपने वक्तव्य रख सकते हैं और हम आलोचना के जरिए आगे बढ़ सकते हैं। डॉक्टर श्रीधरन, ये सिस्टम ठीक रहेगा? डॉक्टर श्रीधरन, आप अनम्यूट करिए अपने आप को। बिल्कुल ठीक रहेगा सर। जी 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 जी। अच्छा, धन्यवाद। देखिए, बाहरी विपदाएं जो हैं वो हमेशा एक स्ट्रेस फैक्टर की तरह काम करती हैं, और ये स्ट्रेस फैक्टर्स छोटे से लेकर बड़े, पर्सनल से लेकर इम्पर्सनल, लोकलाइज से लेकर ग्लोबलाइज्ड, बहुत सारी चीजें स्ट्रेस बना सकती हैं। लेकिन अगर हम उनकी लिस्ट देखें, उसमें पर्सनल इलनेस है, इंजुरी है, डेथ ऑफ ए लव्ड वन है, कोई बहुत ही करीबी दोस्त या स्वजन चला जाए तो उसका शोक, वो एक स्ट्रेस है। किसी चीज में फेलियर है, हार जाना है, परीक्षा संबंधित हो सकती है, काम से रिलेटेड चीजें हो सकती हैं। तो ये रोजमर्रा की स्ट्रेसफुल चीजें हैं। इसके बाद आती है बड़ी बड़ी स्ट्रेसेस, कुछ नेचुरल, कुछ मैन मेड, जैसे भूकंप, बाढ़, महामारी और युद्ध, राइट्स वगैरह। तो आप देख सकते हैं कि इनको हम बहुत सारे कैटेगरीज में रख सकते हैं। लेकिन ये जो आज हम फेस कर रहे हैं, यह महामारी और उससे भी आगे बढ़कर अतिमारी, इलनेस, देन एपिडेमिक, देन पैंडेमिक, इसमें ये सारे स्ट्रेस हमने जो अभी गिनाए, इनमें से बहुत सारी चीजों का आप ओवरलैप देख सकते हैं। ये अचानक से आया तो इसके लिए हमारी प्रस्तुति विश्व भर में ही कहीं कम कहीं ज्यादा थी। फिर से इसका सेकंड वेव आया, फिर भी प्रस्तुति कहीं कम कहीं ज्यादा थी। कुल मिलाकर उसका इम्पैक्ट अलग अलग जगहों में अलग अलग तरह से हो रहा है, लेकिन हर जगह एक नेगेटिव इफेक्ट ही काम कर रहा है, क्योंकि हम मनुष्यों को इस रोग से खो रहे हैं, इनको अपने से जुदा होते हुए देख रहे हैं। और डॉक्टरों, नर्सों, सारे के सारे स्वास्थ्य कर्मी, सारे के सारे ऑर्गेनाइजर्स और जनता, इन सब की एकजुटता के बावजूद, इनकी परिश्रम और सहयोग के बावजूद ये बीमारी, ये महामारी और अतिमारी अभी तक काबू में नहीं आ पाया है। और इसमें जो चीजें हो रही हैं वो एक से ज्यादा लेवल पर हमारी जीवन पर गहरा प्रभाव डाल रही हैं, और किसी भी समय ये बढ़ता ही जा रहा है। तो हम लोगों को खो रहे हैं। इसके अलावा इलनेस जो अफेक्ट कर रही है, उसके कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं, वो उसका एक इफेक्ट है। इससे जुड़े हुए जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, घर से ना निकलो, मास्क पहनो, सैनिटाइजेशन करो, अपने आप को लोगों से, ज्यादातर भीड़ भाड़ से अलग रखो, इन सब का असर बहुत सारे लोगों की रोजी रोटी पर भी पड़ रहा है, एवरीडे फंक्शनिंग पर है, और मानसिक तनाव, दबाव बना ही रहा है। सो मानसिक तनाव और दबाव अगर हम बात करें तो एक सोर्स से नहीं आ रहा है, कई कई सोर्सेस से आ रही हैं ये चीजें, ठीक है। और इतनी जल्दी आ रही हैं और इस मात्रा में आ रही हैं कि हमारी जो कोपिंग मैकेनिज्म है एवरीडे की, वो फेल होती है। ये धारणा हमको पहले दिमाग में क्लियर कर लेना है कि जब भी एक्सेसिव स्ट्रेस कहीं पर होगा, या हमारे घर के अंदर हो, घर के बाहर हो, बगल में हो, पूरे देश में हो, पूरे विश्व में हो, सबका इफेक्ट हम तक आ पहुंच रहा है।
जैसे लहरें आती हैं उसी तरह से वेव आफ्टर वेव ये सारी चीजें हमें अफेक्ट कर रही हैं। ऊपर से हमारी संवेदनशीलता है, हमारा जो लाइफस्टाइल है, हम किन चीजों में विश्वास करते हैं, ये सारी चीजें भी हमें अफेक्ट कर रही हैं। अगर हम दूसरों के लिए सोचते हैं, खुद के लिए सोचते हैं, दूसरों की मदद करने की सोचते हैं, कुछ भला करने की सोचते हैं, तो हम ज्यादा अफेक्टेड होंगे। अगर हम सोचते हैं कि नहीं, ये जो चीजें हो रही हैं वो सब ऐसे ही हो रहा है, मुझसे कोई लेना देना नहीं है, जैसा जो होना होगा होगा, हम तो अपनी जिंदगी अपने हिसाब से, अपने पैटर्न से, अपने ढर्रे से जिएंगे, तो उसको शायद एक शेड कम चोट पहुंचे। लेकिन हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो ये कॉन्शियस चॉइस करेंगे कि हम लोगों के प्रति और अपने प्रति और लार्जर कम्युनिटीज के प्रति संवेदनशील न रहें और रादर हम इंसेंसिटिव बनने की कोशिश करें। अगर हम आज इंसेंसिटिव बन भी लें तो कल को यही इंसेंसिटिविटी बूमेरांग बनकर हमें फिर अफेक्ट करेगी, क्योंकि जिंदगी तो किसी को बख्शती नहीं है। आज हम शायद अच्छे हैं, ठीक हैं, सेफ हैं, सुरक्षित हैं, कल ऐसा रहेंगे ऐसी कोई गारंटी नहीं है। और फिर जब हमें जरूरत होगी कि हम किसी से सहानुभूति पाएं, किसी से मदद मिले, तो हमारी पहले की गई असंवेदनशील बातें, क्रियाकलाप वो हम ही को फिर काटने दौड़ेंगी। धर्म जी, आप फ्लो पर नजर रखिए और कभी भी हमें बीच में रोकिए, जिससे कि लोग अपना वक्तव्य भी रख सके। ठीक जी है? नहीं, आप पहले अपनी पूरी बात रखें, उसके बाद हम लोगों से बात, जो समस्याएं होंगी उस पर बात करेंगे। हमारे पास पूरा समय है। अच्छा, ठीक है, हाँ, थैंक यू। जी। तो एक्यूट स्ट्रेस, नहीं, पहले तो ये बोल दें कि इतने सारे स्ट्रेसेस से किसी भी किस्म की मानसिक रोग जो है वो पहले से और ज्यादा खराब हो सकती है। मान लीजिए मुझे जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर है, या मुझे एंडोजिनस डिप्रेशन का कोई रोग है, रिकरेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर जिसको बोलते हैं। ये चीजें अगर मुझे पहले से हैं तो ये जो बाहर स्ट्रेस है, आज जो स्ट्रेस मैं महसूस कर रहा हूं, ये मेरे जीएडी को, जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर को या रिकरेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर को और खराब ही बनाएगा। ठीक है? इसके साथ साथ अगर मुझे कोई दुर्व्यसन है, मदिरापान की, बाकी ड्रग्स लेने की, गैम्बलिंग की, ये सारे जैसे हैं, ये स्ट्रेस से और खराब ही होंगे। ठीक है? लेकिन इनकी बात मैं प्राइमरीली आज नहीं कर रहा हूं, वो तो है ही, ये होता रहे, हमें सब मालूम है और ऐसा होगा। तो स्ट्रेस हम अगर कंट्रोल कर सके तो हमें एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स जो है उसमें भी फायदा मिलेगा। लेकिन अगर हमें कोई खास बीमारी नहीं है, अगर हम मानसिक रूप से मोर और लेस स्वस्थ हैं, फिर भी इस तरह के स्ट्रेस से किसी भी संवेदनशील मनुष्य को आक्रांत होने की पूरी संभावना है। और कैसे आक्रांत होते हैं वो हम अभी बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे एक्यूट स्ट्रेस रिएक्शन की, एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर भी बोलते हैं। तो ये कब शुरू होता है? जब स्ट्रेस हो उसके तुरंत बाद शुरू होता है। आज मैं आपके फोरम में ये बात कर रहा हूं, मेरे घनिष्ठ परिवार में पिछले 3 दिनों में 2 लोग चले गए हैं, एक दिल्ली में, एक बनारस में। तो मैं खुद एक्यूट ग्रीफ में हूं, जैसे कि आप लोगों में से बहुत सारे लोग हैं, और बहुत सारे लोगों को इस तरह की सिचुएशन फेस करने की गुंजाइश है। तो लिस्ट जो आती है, महामारी को हम 1 मिनट के लिए भूल जाएं तो एक्यूट स्ट्रेस रिएक्शन कैसे कैसी चीजों से हो सकता है। पर्सनल लॉस हमने जो बताया, किसी भी किस्म का। अहम बात यह है कि ये जो लॉस है या जो चोट है, ये जो स्ट्रेस है, ये हमारे लिए इसकी मीनिंग क्या है? ठीक है? तो मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और फिर हम उससे जूझते हैं, उसको हैंडल करते हैं। तो परीक्षा पास होना ना होना किसी के लिए जिंदगी या मौत का सवाल बन सकता है।
बहुत सारे लोगों के लिए नहीं बनता है और न ही बनना चाहिए। इसी तरह से कोई बहुत प्राण प्यारा भी चला जाए, फिर भी हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम एक लेवल से ज्यादा अपने आप को आक्रांत होने न दें। लेकिन ईजियर सेड देन डन जो बोलते हैं ना, हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, आप बोलेंगे, हम भी सुनेंगे, लेकिन करने के लिए जिसके ऊपर गुजर रही है, जिसके ऊपर बीत रही है, उसके लिए समस्या कठिन है। और क्या चीजें हैं? बाहरी चीजें जो हम डिजास्टर जिनको बोलते हैं, राइट्स, वॉर, ठीक है, भूकंप, बाढ़, लैंडस्लाइड्स, किसी भी किस्म की बीमारी जो अचानक से फैले, एपिडेमिक, और आज पैंडेमिक। हम कॉलेरा के बारे में जानते हैं, हम स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स को जानते हैं, हम HIV को जानते हैं, हम इबोला के बारे में सुने हैं। लेकिन ये चीज जो है आज जो आई हुई है, ये बहुत सारी अतिमारियों का भी अगर एक लिस्ट बनाया जाए, रैंक ऑर्डर बनाया जाए, तो हम पाएंगे कि आज ये बहुत ऊपर है, सबसे कठिन चीजों में से एक है। इसके कई कारण हैं। एक तो एक जगह से दूसरी जगह फैलना, इसको एक जगह से में आप रोक कर नहीं रख सक रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं लेकिन हो नहीं पा रहा है, कोशिश तो जारी रखनी ही है। और एक देश से दूसरे देश में और अलग अलग स्ट्रेन इसके बन रहे हैं, इसके म्यूटेशंस हो रहे हैं, तो सिचुएशन एक डावाडोल सी ही बनी हुई है। तो इससे भी कई कम लेवल के स्ट्रेस से भी आदमी को एक्यूट स्ट्रेस रिएक्शन हो सकता है। तो ये जो अब सारी परेशानियों में सबसे बड़ी परेशानी है, सबसे मल्टीफेसेटेड और घातक मारक परेशानी है, इसका तो असर होना ही है और हो रहा है, सबको हो रहा है, ठीक है। हम आप जो डायरेक्ट डील नहीं कर रहे हैं ऐसे रोगियों से, उनको भी हो रहा है, और जो डायरेक्ट डील करें उनको तो और ज्यादा हो रहा है। एक तो रोग से लड़ने की जो समस्या है, इसका अभी तक कोई मेडिकल गाइडलाइन फाइनलाइज नहीं हुआ है, क्योंकि ये पूरी एरिया अभी तक बदल रही है, इवॉल्व कर रही है, ठीक है। शायद 6 महीना, 1 साल, 2 साल में एक प्रोटोकॉल तैयार हो कि विश्व भर में ये प्रोटोकॉल फैले और उसको लोग फॉलो करें, लेकिन आज वो उस जगह पे हम हैं नहीं। तो डॉक्टर, नर्सेस, स्वास्थ्यकर्मी तो उससे जूझ रहे हैं। उनके आंखों के सामने, उनके हाथों पर लोगों की मौतें हो रही हैं, तो उसका स्ट्रेस तो और भी ज्यादा है। एक्यूट स्ट्रेस रिएक्शन में क्या होता है? एक्यूट स्ट्रेस रिएक्शन में एंजाइटी डिसऑर्डर के सिम्टम्स उभर कर सामने आते हैं, और जो स्ट्रेस का डायरेक्ट प्रभाव है वो आता है। क्या है? पहला काम तो ये कि जो चीज घटित हो गई, डेथ कह लीजिए, उसको आपने देखा, उसके बारे में सुना, उसको आपने महसूस किया, 1 मिनट पहले हो, 1 घंटा पहले हो, 1 दिन पहले हो, वो चीज चली गई, लेकिन आपके जेहन से, आपके दिमाग से वो जाती नहीं है, ठीक है। इसको कहते हैं रीलिविंग ऑफ द ट्रॉमा। जो स्ट्रेस है, जो ट्रॉमा है, उसको आप फिर से एक्सपीरियंस कर रहे हैं। ये भी अलग अलग तरीकों से होता है। बार बार ध्यान आए, बहुत कॉमन चीज है। अगर महामारी से न भी हो, किसी भी बीमारी से कोई चला जाए तो उसकी ध्यान आती रहती है, उसके ख्याल आते रहते हैं। रेमिनिसेंसेस इसको बोलते हैं, आएगा, नॉर्मल है। ग्रीफ रिएक्शन में ये आएगा, शोक के समय ये आएगा, लेकिन स्ट्रेस का जो है, ये जो रिकॉल होता है, ये और ज्यादा पावरफुल होता है। 2-3 वर्ड हम यूज करते हैं, मेरी हिंदी उतनी अच्छी नहीं है, पारिभाषिक शब्दों के लिए हमें क्षमा करिएगा। एक है नहीं, बहुत अच्छी हिंदी है आपकी, हिंदी बहुत अच्छी है। आप इलाहाबाद में रहे हैं, भले ही आपकी धन्यवाद, बांग्ला है। धन्यवाद, मैं बनारस से हूं ओरिजिनली, थैंक यू। तो पारिभाषिक शब्दावली के लिए आप अंग्रेजी शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो एक तो है कि फोर्सफुल या इंट्रूसिव रिकलेक्शन। ये जो मेमोरीज हैं, मेमोरी पहले की भी हो सकती है, आज की भी हो सकती है, कल की भी हो सकती है।
जो जब आएगी, मेरे दिमाग को जब इफेक्ट करेगी ये मेमोरी, तो ये फोर्सफुली करेगी, ये धीरे धीरे नहीं आएगी, ये आराम से नहीं आएगी, दस्तक नहीं देगी, ठीक है। इसको कहते हैं इंट्रूसिव, फोर्सफुल रिकलेक्शन। और मेरे दिमाग में जो बाकी चिंता है, जो बाकी फीलिंग्स हैं, उनको हटा देगी। तो उस वक्त में, उस कालखंड में, उस समय के दौरान मुझे सिर्फ वो मेमोरी आएगी, मुझे उसका एहसास होगा, ठीक है। सो फोर्सफुल इंट्रूसिव रिकलेक्शंस जो हैं, ये विविड हैं, लाइफ लाइक हैं, और रीलिविंग ऑफ द ट्रॉमा एक होता है। कल मैंने किसी दोस्त के चले जाने की खबर सुनी, आज मुझे फिर से एहसास होगा जैसे मुझे 5 मिनट पहले किसी ने और बताया, ठीक है। कल नहीं हुआ था, 3 दिन पहले नहीं था, 6 महीने पहले नहीं था, आज हो रहा है, फिर से हो रहा है, ठीक है। तो ये है रीलिविंग। जो जिस कदर एक्सपोज्ड हो, जिसको जितना डायरेक्ट इफेक्ट पड़ा हो, उसको रीलिविंग के चांसेस और ज्यादा होंगे। मैं आज सुन रहा हूं किसी के मौत की खबर, कल भी मेरे दिमाग में उस सुनने वाली घटना आएगी, लेकिन किसी के हाथों पर, किसी के आगोश में, किसी के सामने डेथ बेड पर किसी की मौत हो, तो वो चीज उसी हिसाब से, उसी शिद्दत से, उसी फ्रेशनेस के साथ आएगी, ठीक है। लेकिन नेगेटिव कॉनोटेशन जब आएगी तो मुझे परेशान करेगी, मुझे झकझोर देगी, ठीक है। और मेरे रिएक्शंस सारे के सारे उसके बाद होते जाएंगे। तो ये एक्यूट रिकलेक्शन हो गया, जिसको हम फ्लैशबैक्स बोलते हैं, रीलिविंग ऑफ द ट्रॉमा। एक और मेथड है जिसमें इसी को घुमा के बोलते हैं कि दिस ट्रॉमा इज री एनैक्टिंग इटसेल्फ इनसाइड माय माइंड, ठीक है। कई बार लोग बोलते हैं कि मैं जैसे, मेरे दिमाग में जैसे कोई फिल्म चल रही हो, मेरे सामने एक नुमाइश हो रही हो जिसके बारे में मुझे पता है, लेकिन बार बार वही एक ही तमाशा होता रहता है, ठीक है। माइल्ड फॉर्म में इसी को गालिब साहब ने कहा था, बाजीचाए अतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शबो रोजो तमाशा मेरे आगे। लेकिन आज ये कोई माइल्ड रिकलेक्शन नहीं है, और दुनियादारी की समस्याओं का रिकलेक्शन नहीं है, ये जो भयंकर घटना हो रही है उसका रिकलेक्शन है। तो इसका इंपैक्ट, इसका असर, ये बहुत ही नेगेटिव है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम कोशिश करते हैं इसको अवॉइड करें, ठीक है। इसके बारे में न सुने, न बात करें, न जिक्र करें इसका। लेकिन अभी इस अतिमारी स्थिति में आदमी कैसे नहीं जिक्र करे, ये तो हर जगह हो रहा है, घर आंगन में हो रहा है, तो आप कहां तक भागते फिरेंगे। तो अवॉइडेंस जो है वो सफल नहीं हो पाती। एक छोटे तौर पे आप समझ लीजिए कि कहीं एक जगह पर भूकंप हुआ, वहां से आपने लोगों को हटाया, उनको नई जगह पर रखा और उनकी देखभाल कर रहे हैं आप, लेकिन फिर भी उनके दिमाग में वो बातें आएंगी भूकंप वाली, और वो उससे जुड़ी हुई चीजों को अवॉइड करना चाहेंगे। बाद में भी कई बार होता है कि वो घटनास्थल पर नहीं जाना चाहते, लेकिन अतिमारी का तो कोई घटनास्थल है ही नहीं, ये तो हवा में है, ईथर में है, सर्वव्यापी है, तो उसका अवॉइडेंस मुश्किल हो जाता है, ठीक है। और जो है एक नंबनेस आती है, दुनिया से हमारा जैसे जुड़ाव खत्म हो गया हो। जो साधारण संवेदनाएं हैं, प्यार, मोहब्बत, खुशी, क्रोध, ये सारी चीजें जैसे मंद पड़ गई हो, नंब हो गई हो, कुंद हो गई हो, ठीक है। तो हमें लगता है कि हम अपने मन से ही, अपने दिमाग से, अपने फीलिंग से नहीं जुड़े हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि हमको लगता है हम बॉडी से भी नहीं जुड़े हैं। जैसे कई बार बहुत देर तक बैठे रहने पर पैर सो जाता है, हाथ सो जाता है, तो उस तरह की फीलिंग होती है कि जैसे मैं अपनी बॉडी में ही ना हूं। लेकिन हम सीवियर केसेस की बात कर रहे हैं यहाँ पे, उदाहरण के तौर पे हमको आपको बता रहे हैं। तो वो डिसोसिएशन एक प्रोसेस होता है जिससे आदमी अपने फीलिंग से कई बार अपने बॉडी से भी जुदा महसूस करता है। एक्यूट स्ट्रेस रिएक्शन में बाकी जो होते हैं वो काफी फैले हुए हैं।
एक तो एंजाइटी के जो लक्षण है वो सारे आते हैं। क्या क्या एंजाइटी के लक्षण हैं? बेचैनी, चिंता, वरी, दुश्चिंता, और अतिमारी के सिलसिले में तो ये सारी चीजें कई कई गुना मैग्नीफाइड होकर मौजूद हैं। आपको अलग से कोशिश नहीं करनी पड़ेगी, परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी कि वरी करने के लिए, दुश्चिंता करने के लिए, दो तो सब मौजूद ही है। ठीक है। इसके साथ साथ आती है बेचैनी, किसी चीज में मन नहीं लगना, किसी चीज को एंजॉय नहीं कर पाना, किसी चीज में स्थिरता नहीं ला पाना, और एक बॉडी में एंजाइटी के सारे सिम्टम्स एक के बाद एक आना, और कई बार एक साथ आना। क्या क्या सिम्टम्स हैं एंजाइटी के? देखिए, एंजाइटी है फाइट या फ्लाइट मोड वाली चीज, जो बहुत 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 मिलेनिया पहले जब आदमी गुहावासी था, अपनी जिंदगी बनाने की कोशिश कर रहा था, तब विपदाओं का सामना होने से उसके अंदर जो हार्मोनल रिएक्शंस आते थे, एड्रिनलिन रिलेटेड आते थे, उससे 3 काम हो सकते थे। एक तो फाइट, परिस्थिति से लड़ो, मुकाबला करो। दूसरा एक फाइट, दूसरा फ्लाइट, यहां से भागो, अगर नहीं कर सकते तो भाग लो। और तीसरा फ्रीज, अगर परिस्थिति ऐसी है, दुश्मन ऐसा है कि अगर आप एकदम बुत बने खड़े रह जाएंगे तो आपको बाईपास करके चली जाएगी, तो फ्रीज का भी एक रोल है, भूमिका है यहां पर। तो ये सारे जो हार्मोनल चेंजेस हैं, बॉडी के रिलेटेड चेंजेस हैं, ये इन चीजों को बनाने के लिए बनाई गई थी, अभी भी है हमारे बॉडी में, लेकिन हम एवरीडे इस स्ट्रेस से नहीं गुजरते हैं, तो ये स्ट्रेस रिएक्शंस खुल के सामने नहीं आते। एंजाइटी में ये सारे आते हैं। क्या क्या होता है? गला मुंह सूखने लगता है, ठीक है। कई बार नौसिया होती है, उल्टी की टेंडेंसी होती है, कई बार निगलना पॉसिबल नहीं होता, ऐसा लगता है कि मुझे इनफ वायु नहीं मिल पा रही है, सांस फूलने लगती है, चक्कर आने लगता है, डिजी लगता है, जैसे अपने पैरों पे हम ठीक से खड़े नहीं हैं, अभी गिर जाएंगे। हाथ और बाकी लिम्ब्स शेक होने लगता है, कांपने लगते हैं। कई बार बॉडी में टेंशन आ जाता है और पेन होने लगता है, एक्यूट। पैल्पिटेशंस होता है, जिसको दिल बहुत तेज धड़कना बोलते हैं। स्टमक में, पेट में कुलबुलाहट होती है। हाथ पैर स्वेटिंग, पसीने से तर होते हैं, ठंडे पड़ जाते हैं। तो ये सारी चीजें एंजाइटी के रिएक्शंस हैं, बॉडीली रिएक्शंस। अगर मैं ज्यादा सोच में हूं, ज्यादा दुश्चिंता में हूं, उसमें से एक या एकाधिक में हो सकते हैं। और कई बार पैनिक अटैक होता है। पैनिक अटैक का अर्थ है कि थोड़े समय के लिए बहुत तेज एंजाइटी हो, कि अभी कुछ ना कुछ बुरा ही नहीं होगा, बहुत बुरा होगा, या तो मैं गश खाकर गिर जाऊंगा, या और कोई परिस्थिति होगी जिसके लिए मैं बेबस हो जाऊंगा, या मुझे बहुत सीरियस कुछ अटैक आने वाला है, या मैं मरने वाला हूं। और इसके साथ साथ ये सारे फिजिकल चेंजेस ये मैनिफेस्ट होकर सामने और ज्यादा बढ़कर सामने आते हैं। तो पैनिक अटैक्स भी इसके एक्यूट स्ट्रेस रिएक्शन में आ सकते हैं। ठीक है। हमारे बायोलॉजिकल फंक्शंस अफेक्टेड होंगे। भूख नहीं लगेगा, खाने में स्वाद नहीं आएगा, खाना देखने से भाग जाने का मन करेगा, रिलैक्स नहीं कर पाएंगे, या तो चलते फिरते रहें, या हाथ अपना खंगालते रहें, या बाल, मेरे तो है नहीं, बाल खींचते रहें। ठीक है। तरह तरह के बिहेवियरल मैनिफेस्टेशंस होंगे। गुस्सा होगा। एंजाइटी के साथ साथ डिप्रेशन आता है, डिप्रेशन के साथ साथ इरिटेबिलिटी, एंगर, ये सब आते हैं। ठीक है। और जो होता है कि नींद खराब होने लगती है, नींद आने में देर होती है, एक बार सो जाएं तो बीच में जग जाते हैं, पूरी रात एक स्ट्रेच में नहीं पार कर पाते, और जब नींद से उठते हैं तो लगता है कि सोए ही नहीं है, इतने टायर्ड हैं कि एक बार और सो लें, है ना। तो ये सारी चीजें एक्यूट स्ट्रेस रिएक्शन में हो सकती है। अवॉइडेंस, नंबनेस, फ्लैशबैक्स, नाइटमेयर्स, निद्रा में खराब सपने जिसमें आपकी पर्सनल ट्रॉमा
जो आपने देखा हुआ है, जो फ्लैशबैक में आप जगह जब होते हैं तब जो चीजें आती हैं वही सपने में भी आती हैं। इसको कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ द पर्सनल ट्रॉमा इन द नाइटमेयर्स। और कई बार जेनेरिक नाइटमेयर्स आती हैं कि हमारे साथ जो गुजरी या गुजर रही है वो नहीं आती, लेकिन ऐसा आता है कि मुझे कोई दौड़ा रहा है, ठीक है, या मैं कहीं से गिर रहा हूं, या मैं डूब रहा हूं, मैं फंस गया हूं, निकल नहीं सकता। तो जो भी चीजें आदमी को रोजमर्रा की जिंदगी में तकलीफ दे लगती हैं वो सारी चीजें नाइटमेयर्स में, दुस्वप्नों में आती हैं। तो ये चीज एक्यूट स्ट्रेस रिएक्शन में हो सकती है, और ये सारी चीजें चलती रहती हैं, कुछ लोगों के लिए कुछ दिनों तक, कुछ लोगों के लिए कुछ हफ्तों तक। जब ये चीजें 30 दिन का एक आर्बिट्ररी लिमिट पार हो जाती हैं, ठीक है, या तो कह लीजिए कि ट्रॉमा के तुरंत बाद हमें इस तरह के कोई सिम्टम्स नहीं आए, लेकिन 30 दिन बीत जाने के बाद आए, तब इसका स्वरूप थोड़ा बदल जाता है। तब हम इसको पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर या पीटीएसडी कहते हैं। अब 30 दिन ही क्यों? अब कुछ रिसर्च से पता चला है कि 30 दिन के आगे पीछे कुछ इलनेसेस का बिहेवियर थोड़ा ऐसा वैसा होता है, लेकिन एक किसी गिवन केस में, किसी की जाती जिंदगी में ये एकदम कॉपी बुक आएगा, किताब से उतर कर आएगा, ये तो जरूरी नहीं है ना। तो उसमें वेरिएशंस हो सकते हैं, लेकिन ये प्रेजेंटेशंस मोर और लेस एक्यूट स्ट्रेस रिएक्शन के और पीटीएसडी के मोर और लेस एक जैसा हो सकते हैं, और होते ही हैं। और बल्कि एक्यूट स्ट्रेस रिएक्शन होते होते फिर ये पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर में तब्दील हो जाती है। लेकिन पर्सन टू पर्सन हर एक का एक जो मेकअप है, फिजिकल मेकअप जैसे होता है, हम इम्यूनिटी की बात करते हैं, इसी तरह मेंटल मेकअप भी है। और रेजिलियंस एक कॉन्सेप्ट है कि कौन कितना क्या बोलेंगे, किसके अंदर कितनी ताकत है, जीवट कितना है, ठीक है। तो उसके अनुसार उसके ऊपर इफेक्ट होगा, या कम होगा या ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये है मेन प्रेजेंटेशंस। इसके अलावे जनरलाइज एंजाइटी हमने डिस्कस करी, पैनिक डिसऑर्डर या पैनिक अटैक्स जो जनरलाइज्ड एंजाइटी के साथ मिले जुले हो सकते हैं वो हमने बताया। और फिर डिप्रेशन। एक तो शोक, देखिए शोक डिप्रेशन नहीं है, शोक डिप्रेशन से मिलता जुलता है। शोक एक नेचुरल रिएक्शन है, ठीक है, जब कोई मेजर लॉस हो, जब कोई बहुत प्यारा चला जाए, लेकिन वो भी कैसे और कब चला जाए उसके ऊपर शोक की तीव्रता निर्भर करती है, ठीक है। कोई भी प्यारा आदमी कभी भी चला जाए तो वो तकलीफ देह है, वो एक लॉस है, ठीक है। लेकिन जब अचानक से चला जाए, जब बिना किसी प्रस्तुति के चला जाए, बिना किसी इंटरवेंशन के चला जाए, अगर हम कुछ कर सकें तो हमें कुछ सांत्वना रहती है, अगर हम कुछ नहीं कर सकें और असहाय होकर किसी का चला जाना देखें तो उसका शोक और ज्यादा होगा। और इसी तरह से ये चीजें 1 गुणा 10 गुणा 100 गुणा 1000, अगर बहुत सारी इस तरह की चीजें होती रहें, बीमारी, मौत, चले जाना, रिकवरी, स्लो रिकवरी, बहुत सारी चीजों का टूटना, तो शोक का भी प्रकोप उससे ज्यादा 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 होता जाएगा। शोक में क्या होता है? ऑर्डिनरी तौर पर कोई चला गया, अतिमारी महामारी भूल जाइए, ठीक है, कोई चला गया किसी भी वक्त, तो आपको उसकी याद आएगी, आपको बार बार ख्याल आएगा। शुरू में तो आपको डिनायल होगा कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, मन को आप ये समझा नहीं सकेंगे कि ऐसा हुआ है। जो कल तक मेरे साथ था, मेरी जिंदगी का एक अहम हिस्सा था, वो आज चला गया है। और चला जाना भी एक कमरे से दूसरे कमरे तक नहीं, चला जाना मतलब एकदम चले जाना, तो उसको मान लेना मुश्किल है। फिर डिनायल के बाद कई स्टेजेस आते हैं, उसमें एंगर है, उसमें बार्गेनिंग है कि अगर ऐसा कुछ हो जाता कि वो वापस चला आता तो हम ऐसा कुछ करते, ठीक है। फिर धीरे धीरे आता है एक्सेप्टेंस, धीरे धीरे आता है रीइंटीग्रेशन, कि हम धीरे धीरे जीना सीखते हैं। ये जो ट्रेडिशनल सोसाइटीज में मृत्यु के पश्चात एक जो प्रक्रिया है पारलौकिक क्रियाओं की, इनका एक बहुत बहुत पॉजिटिव रोल है।
इंसान की जिंदगी में, जिसमें आप रिचुअल्स के दौर से गुजरते हैं, लोगों से मिलते हैं, लोगों से जुड़े रहते हैं, लोगों से घिरे हुए रहते हैं और अकेला नहीं महसूस करते। और रिचुअल्स में आपका काफी समय जाया होता है, आपको अपने आप रुमिनेट करने के लिए कम वक्त मिलता है। तो ये सारी चीजें हीलिंग का काम करती हैं, शुश्रूषा का काम करती हैं। और अब अतिमारी में ये सारी चीजें भी थिक एंड फास्ट आ रही हैं, तो हम किसका शोक मनाएं, कितना मनाएं, कितना रिचुअल फॉलो करें, क्या कुछ करें। कई कई जगह तो घर के घर बर्बाद हो रहे हैं, तो कौन किसको देखे, कौन किसका इमीडिएट पारलौकिक क्रिया कर पाना मुश्किल हो रहा है, तो बाद में बाकी रिचुअल्स कौन संभाले। तो हमें इन चीजों को, इन चैलेंजेस को लेकर ही, समझ कर ही आगे बढ़ना है। कोई सोल्यूशन बाहर से, दूसरी दुनिया से तो आने वाला नहीं है। तो हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं, उनका हम कैसे ज्यादा से ज्यादा उपयोग करेंगे, वो हमको देखना है, उसकी हमें उसी बारे में मशविरा करनी है। ठीक है। मैनेजमेंट क्या है एक्यूट स्ट्रेस रिएक्शन के, जो बाद में पीटीएसडी में भी काम आते हैं? मैनेजमेंट है कि लोगों के साथ संपर्क। अगर मुझे एक फैक्टर बोलना पड़े कि अगर आप कैसे मुकाबला करेंगे, कैसे इससे जूझ पाने की बात सोच भी सकेंगे, तो मैं एक बात बोलूंगा कि पॉजिटिव एंड सपोर्टिव ह्यूमन कांटेक्ट। एक है साध है सब सद है, सब साध है सब जाए। ह्यूमन कांटेक्ट को निकाल लीजिए, मेंटल हेल्थ में कुछ नहीं बचता। कोई थियरी नहीं, कोई मेडिसिन नहीं। समझ रहे हैं? सबका अपना अपना रोल है। थ्योरी से भी आप आगे बढ़ेंगे, मेडिसिन से भी आपका शोक थोड़ा सा, शोक तो नहीं, एंजाइटी थोड़ी सी हल्की होगी, डिप्रेशन थोड़ा सा कम होगा, लेकिन ह्यूमन कांटेक्ट के बिना ये सब कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो जितना हो सके अपनों से, परिवार के लोगों से, मित्रों से, सहकर्मियों से, लाइक माइंडेड लोगों से जुड़िए। ठीक है। महामारी, अतिमारी आज हो रही है। सोचिए, अगर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सिस्टम से पहले होती, तो हम लोग आज जिस तरह से एक दूसरे से जुड़े हैं, ये जुड़ नहीं पाते। ये एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है कि हमारे पास ये नए साधन, नए हथियार हैं। तो लोगों से जुड़ना बहुत जरूरी है। ठीक है। और जी हल्का करना बहुत जरूरी है। अगर आप 2-3 लोग एक साथ किसी सदमे की बात कर रहे हैं, तो एक दूसरे से वो बोलिए, उसके बारे में बात करिए। इसको कहते हैं डीब्रीफिंग। ठीक है। और डीब्रीफिंग सबसे अच्छी होती है उन लोगों के साथ जो आपके साथ उस ट्रॉमा से गुजरे हुए हैं या कि उस ट्रॉमा से वाकिफ हैं। आपके सहकर्मी, आपके घर के लोग, आपके मित्र, आपके परिवार के लोग, आपके पड़ोसी, आपके मोहल्ले के लोग, ये लोग, और इन्हीं से बातें करनी है। ठीक है। बातें सबको करनी है क्योंकि सबके अंदर ये चीजें हैं। ठीक है। और बातें करने से हल्की होंगी। तो डीब्रीफिंग तो तुरंत ही करना चाहिए। जो आपके मन में लग रहा है, आपको रोने का मन कर रहा है, आपको चिल्लाने का मन कर रहा है, वही आप दूसरों के सामने करिए, दूसरों के साथ बैठ के करिए, अकेले नहीं करिए। अकेले करेंगे तब भी थोड़ा फायदा होगा, कुछ तो कैथारसिस होगा, कुछ तो निकल जाएगी चीजें, लेकिन दूसरों के साथ बैठ के करेंगे तो तुरंत ही उसका एक इमीडिएट हीलिंग इफेक्ट होगा। सुख बांटने से दुगना और दुख बांटने से आधा हो जाता है। ये अचानक से ये बातें नहीं पैदा हुई हैं, ये प्रवाद, ये लोकोक्तियां ऐसे नहीं बनी हैं। ये हजारों सालों से लोग प्रैक्टिस करते आए हैं और उन्हीं चीजों को हमको फिर से प्रैक्टिस करना है। ठीक है। और इसके अलावा जो है कि हमको अपने अंदर झांकना है, अपने वैल्यूज को देखना है, अपनी मान्यताओं को देखना है और अपनी रिलीजियस स्पिरिचुअल जो रूट्स हैं उनको फिर से पकड़ना है। मेटीरियल वर्ल्ड में, मेटीरियलिस्टिक टेंडेंसी में किसी शोक का, किसी डिपार्चर का, किसी लॉस का कोई इलाज नहीं है। ठीक है। आज हमारी बिल्ली मर गई, कल हम 10 बिल्ली और खरीद सकते हैं। ठीक है। आज हमारी कार खराब हो गई, हम उससे कहीं बेहतरीन कार की फ्लीट खरीद सकते हैं। लेकिन जो इमोशन, जो
जो मानसिक लॉस है वो मटेरियल चीजों से नहीं होती। ठीक है, लोग बोलते हैं हाँ ठीक है, एक टूटहा गाड़ी में रोने से अच्छा है कि मर्सिडीज के अंदर बैठ के रो। ठीक है, लेकिन वो जोक में कही गई बात उसको जोक में ही समझना चाहिए, उसकी रियलिटी में असर नहीं होती। ठीक है, और मेडिसिन का लिमिटेड रोल है। अगर नींद नहीं आ रही है तो आप कम समय के लिए नींद की गोलियां ले सकते हैं, लेकिन कुछ भी करें डॉक्टर की सलाह लेकर करें। ठीक है, और लाइफस्टाइल को थोड़ा समेट लें। अगर आपके लाइफ में एक्सेसेस हो रही हैं तो एक्सेसेस को कम करें। ज्यादा रात जग कर काम करने का या पढ़ने का आपको ये हो तो उसको थोड़ा सा कंट्रोल करें। सही समय पर सोने का प्रैक्टिस फिर से लाएं। भोजन पानी के बारे में ध्यान रखें। एक्सेसेस न करें, जो जल्दी पचें, आसानी से पचें, इस तरह की चीजें खाएं। पानी खूब पिएं, और अब तो गर्मी का मौसम है और गला भी सूख रहा है, मतलब एंजाइटी के कारण कह लीजिए, तो और ज्यादा, तो वो जरूरी है। और इसके अलावा अगर आप देखें कि तकलीफें साधारण ये उपचार जो हम आपको सजेस्ट कर रहे हैं इनसे कम नहीं हो रही हैं, तो आप बिल्कुल प्रोफेशनल हेल्प लीजिए। ठीक है, प्रोफेशनल हेल्प आपके लिए, आप जहां हैं, आपको कितना क्या उपलब्ध है हमें नहीं मालूम, लेकिन आप खुद पता करेंगे तो आपको पता चलेगा। ठीक है, ले काउंसलर हैं जो कुछ काउंसलिंग की ट्रेनिंग पाकर, फॉर्मल साइकोलॉजी साइकियाट्री की ट्रेनिंग नहीं पाए हैं लेकिन बेसिक काउंसलिंग सीखे हैं, वो भी मदद कर सकते हैं इन सब चीजों में। देखिए ये फर्स्ट एड वाली बात है, इसको इमोशनल फर्स्ट एड भी बोलते हैं कई जगह। ठीक है, डिजास्टर सिचुएशन में डीब्रीफिंग, कोई भी आदमी जो थोड़ी बहुत इसकी समझ है कि कैसे हम दूसरों की बातें सुन सके, कैसे अपनी बात रख सके, कैसे सपोर्ट दे सके, इमोशनल फर्स्ट एड कर सके, वो कर सकता है, तो उनकी मदद आप ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर देखें कि आपको जो तकलीफें हो रही हैं वो एक रोग का रूप ले रही हैं, जैसे डिप्रेशन जैसा कुछ बन रहा है, या आपके अंदर नेगेटिव टेंडेंसीज जो हैं और ज्यादा ताकतवर होती जा रही हैं, तब कुछ और सलाह लेनी पड़ेगी, डॉक्टरों की सलाह लेनी पड़ेगी। परिस्थिति और थोड़ी विकट हो तो साइकियाट्रिस्ट की सलाह लेनी पड़ेगी, जो मनोरोग के विशेषज्ञ हैं, उनसे एक बार दिखा लेना अच्छा होगा। उनके कहे अनुसार दवाई खाना अच्छा होगा। और साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट जो है, काउंसलिंग कह लीजिए, थेरेपी कह लीजिए, उनका भी बहुत बड़ा रोल है, बल्कि मेडिसिन से बड़ा ही रोल है स्ट्रेस रिलेटेड चीजों में। लेकिन वो कहां उपलब्ध है, किस हद तक उपलब्ध है, वो आपको देखना पड़ेगा। अगेन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बहुत सारी चीजें आजकल उपलब्ध हो रही हैं, तो उनका भी आप पता करें और उनसे हेल्प लें। ठीक है, और डिप्रेशन के बारे में थोड़ी बहुत बात करके मैं यहां अपने टॉक का पहला हिस्सा खत्म करूंगा, उसके बाद तो क्वेश्चंस आएंगे, फिर हम देखेंगे। देखिए डिप्रेशन और एंजाइटी कई बार एक सिक्के के दो पहलू हैं, या तो बेचैनी और दुश्चिंताएं हैं और फिजिकल उसके मैनिफेस्टेशंस हैं, या तो अवसाद है, शोक है। शोक मतलब बेरीफमेंट वाला शोक नहीं, ये मन का शोक, जिसको मेलंकोलिया कह सकते हैं, सिग्निफिकेंट डिप्रेशन कह सकते हैं। उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, एक तो कि एक नेगेटिव ट्रायंगल तैयार होता है, नेगेटिव ट्रायंगल। ठीक है, एक हिस्से में मैं हूं, एक हिस्से में मेरी सराउंडिंग है, और एक हिस्से में मेरा फ्यूचर है, और तीनों चीजों के बारे में मेरे नेगेटिव ख्याल आते रहते हैं। मैं खुद को वर्थलेस मानने लगता हूं कि मेरी कोई स्टैंडिंग नहीं है, मेरा कोई वक्त नहीं है, कोई वजूद नहीं है, कुछ नहीं है वो। और दूसरा कि उसके वो जो थॉट्स होते हैं वर्थलेस थॉट से रिलेटेड हैं, वर्थलेसनेस से। दूसरा ये कि मुझे कोई मदद नहीं मिल पा रही, या जो मिल पा रही है उससे पूरा फायदा नहीं हो रहा है, तो मैं हेल्पलेस महसूस करता हूं। ठीक है, असहायता की स्थिति। और तीसरा पॉइंट है कि फ्यूचर में भी कुछ आगे कुछ अच्छा होने वाला नहीं है, तो देयर इज नथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू, तो वो होपलेसनेस की स्थिति। ठीक है, होपलेसनेस की स्थिति अगर ज्यादा परसिस्ट कर जाए तो आदमी सोचने लगता है कि ये जिंदगी इतनी तबाह है, इतनी बर्बाद है, तो हम क्यों जिए जा रहे हैं, नहीं जीते तो क्या होता, कल सुबह अगर हम नींद से नहीं उठेंगे तो किसी का क्या बिगड़ जाएगा, नहीं बिगड़ेगा। तो वो है डेथ विश। और डेथ विश से एक कदम और आगे बढ़े कोई, तो फिर वो सोचने लगता है कि कैसे हम अपनी जिंदगी खुद खत्म कर लें।
तो वो फिर सुइसाइडल आइडियाज का एरिया शुरू हो जाता है, जो ही बहुत ही कठिन परिस्थिति है, इमरजेंसी है, और उसमें हेल्प जरूर तुरंत लेना चाहिए। ठीक है, इनमें से ये जो मैं प्रोग्रेशन आपको बता रहा हूं, होपलेसनेस, डेथ विशेस एंड सुइसाइडल आइडिएशंस, ये सीवियर परिस्थिति में ही होगी। लेकिन सीवियर परिस्थिति किसी के लिए 1-2 महीने में डेवलप करती है, किसी के लिए 1-2 दिन में, किसी के लिए 1-2 घंटे में। तो उसको समझना है और हेल्प लेना है। अकेले तो बैठना ही नहीं है, अपने अंदर घुटना जितना कम कर सकें, जितना ज्यादा लोगों से बांट सकें किसी भी परिस्थिति में, वो हमेशा लाभकारी होगा। ठीक है, और डिप्रेशन में इसके अलावा और बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आते हैं कि मेरा हेल्थ खराब होने लग रहा है, कि मुझे कोई कठिन बीमारी हो गई है, जिसको हाइपोकॉन्ड्रियासिस भी कई बार कहते हैं, कि मेरी जो आर्थिक परिस्थिति है वो वस्तु स्थिति से कहीं ज्यादा खराब है, मैं कल सड़कों पे आने वाला हूं, आई एम गोइंग टू लिव इन पेन्यूरी, मैं बैंकरप्ट बनने वाला हूं, इस तरह के ख्याल आ सकते हैं। और अटेंशन, कंसंट्रेशन, ये सब ठीक से नहीं रहता, किसी चीज में मन नहीं लगता, मोटिवेशन खराब हो जाता है। एंड हेडोनिया एक चीज है कि बिल्कुल भी आनंद नहीं आना किसी भी चीजों में। ठीक है, हॉबीज, इंटरेस्ट, इन सब चीजों से मन एकदम उचट जाना, इसको कहते हैं अनहेडोनिया। तो ये भी डिप्रेशन का एक हिस्सा है। और कई बार डिप्रेशन जब बहुत कठिन होने लगता है तो लोगों की जो रियलिटी के साथ कांटेक्ट है वो टूटने लगती है, तो वो पैरानॉइड होने लगते हैं, कई बार इस तरह के भ्रम पालने लगते हैं कि लोग उन पर हमला करने वाले हैं, लोग उनसे साथ जाति दुश्मनी निभा रहे हैं, उनको फॉलो कर रहे हैं, स्पाइंग कर रहे हैं, इस किस्म के ख्याल आ सकते हैं। और कई बार हेल्यूसिनेशंस हो सकते हैं कि उनको ऐसी आवाजें सुनाई पड़े जो वास्तव में एग्जिस्ट नहीं करती, तो वो एक और एक्सट्रीम हो गया। ठीक है, ऐसी स्थिति में तो जरूर मानसिक रोग के विशेषज्ञ का सलाह लेना है, लेकिन ये पूरा स्पेक्ट्रम है, कहां पर हैं आप, आपको क्या हो रहा है, उस हिसाब से आप हेल्प ढूंढेंगे। लेकिन फैमिली से बात करने में या फ्रेंड से बात करने में या इन सारी चीजों के बारे में और ज्यादा नॉलेज पैदा करने में, इसमें कोई बुराई नहीं है और किसी भी समय आप कर सकते हैं और बिल्कुल आपको करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जो नीड है और जो सप्लाई है उसके अंदर गैप बहुत ज्यादा है। मैं भारतवर्ष में बहुत सालों तक रहा हूं, वहीं पला बढ़ा हूं और बहुत सालों तक काम भी किया हूं, तो जो गैप्स हैं वो मैं जानता हूं कैसा है। ठीक है, बाकी जगह में भी कुछ ना कुछ गैप्स तो हैं ही। यूके में हेल्थ सर्विस वन ऑफ द बेस्ट है, वो इसलिए कि वो सरकार द्वारा परिचालित है, बिल्कुल फ्री है और उसके लिए कोई जद्दोजहद अलग से नहीं करनी पड़ती, लेकिन फिर भी उसमें भी डिमांड और सप्लाई में फर्क है। ठीक है, यहां जो मानसिक रोगी हैं उनको भी मुकम्मल इलाज जिस हद तक मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पाता, बहुत सारे कारण हैं, लेकिन भारत की स्थिति, आज की स्थिति, महामारी से रिलेटेड स्थिति तो बहुत भयंकर है। तो हमको जो संसाधन हमारे पास हैं उनका हम ज्यादा से ज्यादा और बेहतरीन इस्तेमाल करें, तो वो हम चाहेंगे। ठीक है, तो चैट में कई सारे सवाल आए हैं, धर्म जी अगर एक एक बार पढ़ेंगे उनको तो हम उनका एक एक करके आंसर करेंगे, और इसके अलावा भी आप और भी सवाल पूछते रहिए। जो शंकाएं हैं मैं जितना हो सके उनका आंसर करने की कोशिश करूंगा। जी, कुछ प्रश्न हमारे पास भी हैं और कुछ मित्र रख रहे हैं। अभी फेसबुक से भरत सिंह नेगी जी का कहना है कि हाउ टू मैनेज बिहेवियरल कॉन्फ्लिक्ट्स ड्यूरिंग द स्ट्रेस। इसको थोड़ा और स्पष्ट करें तो अच्छा है कि बिहेवियरल कॉन्फ्लिक्ट्स से क्या, उनका आशय क्या है। हाँ, ये फेसबुक पर है, तो मुझे लगता है कि अगर सुन रहे हैं तो थोड़ा और स्पष्ट करें। एक अतुल जी का है कि हाउ टू डील विथ एंजाइटी। कि एंजाइटी डील करने के जो जेनेरिक तरीके हैं वो अपना लाइफस्टाइल आप चेंज करिए और लोगों से कांटेक्ट करिए, और है कि रिलैक्सेशन बहुत बड़ी चीज है जिसको आप जैसे भी हासिल कर पाए उससे एंजाइटी कम होगी। कुछ लोग हॉबीज एंड इंटरेस्ट पैदा करते हैं, उससे रिलैक्सेशन होता है, मानसिक तनाव दूर होता है, वो बहुत अच्छी चीज है। और कुछ रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस होते हैं, योग में इसकी बहुत अच्छी तरकीबें हैं,
शवासन जो है वो तो एक बहुत ही अच्छी चीज है। अगर आप शवासन प्रैक्टिस कर सकें तो उसमें बहुत फायदा होगा रिलैक्सेशन में। मैं अपने बहुत सारे मरीजों को भारत में भी और यहाँ भी शवासन प्रैक्टिस करने की सलाह देता हूं। लेकिन शवासन को आप ठीक से कर रहे हैं कि नहीं वो आप पता कर लें। कोई योग शिक्षक हो तो उनसे पता करें, नहीं तो कोई स्टैंडर्ड डेफिनेट वीडियो हो तो वो बता करें। अगर हमारा टाइम बचेगा तो हम जो फॉलो करते हैं वो हमको बताएंगे। ठीक है, नहीं बिल्कुल। इसके अलावा देखिए, इसके अलावा बाकी सारी चीजें जिनसे आपका मन हल्का होता हो, रिलैक्सेशन होता हो, डिस्ट्रैक्शन होता हो, वो आप करें। म्यूजिक है, आर्ट्स है, लिटरेचर है, सिनेमा है, ये सारी चीजें जरूरी हैं। स्पोर्ट्स है, विगरस फिजिकल एक्सरसाइज से डिप्रेशन लिफ्ट होती है, एंजाइटी कम होता है, तो जितना हो सके वो करें। ठीक है। अच्छा, ये पिछले 1 साल से हम लोग लगभग लॉकडाउन में ही हैं, और जिस तरह से अभी पहले से कुछ न कुछ डिप्रेशन, एंजाइटी, डर, भय तो हम लोगों के भीतर रहा ही है, और अचानक जो इस तरह की समस्या आई है तो हर कोई कहीं ना कहीं से बीमार है मानसिक रूप से। जी, आपकी नजर में हमारी लाइफ स्टाइल सुबह से शाम तक का क्या होना चाहिए, क्या करें कि ताकि थोड़ा सा इससे उबर सके? जैसे आपने अभी योग की चर्चा की, शवासन की चर्चा की। देखिए, जो मैं सिर्फ मोटे तौर पर ही चीजों को बता सकूंगा, लोगों के इंडिविजुअल लाइफ्स में उनको क्या करना है उनका सबसे अच्छा सलाह वही दे सकते हैं। लोगों को क्रिएटिव बनने की जरूरत है। हम अपनी जिंदगी जी रहे हैं, उसमें कुछ सलाह, उसमें से कुछ सोल्यूशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी जिंदगी में जो है वो आप कोशिश करें, मोटे तौर पर चीजें एक ही हैं कि हम बैलेंस और हार्मनी को जितना हो सके वापस लाएं, जितना हो सके प्रिजर्व करें। ठीक है। देखिए, आज की दुनिया में बहुत ज्यादा अलगाव और कटाव है लोगों के बीच में। हम अपनी जिंदगी में उसके शिकार हैं, आप लोग भी, बहुत सारे लोग होंगे कि एक दूसरे से बात करना, या जो छोटी छोटी फैमिली रिचुअल्स हैं कि एक साथ बैठ के कुछ करना, कि एक साथ बैठ के कोई चीज एंजॉय करना, वो न करके हम लोग अपने अपने सेल फोन में, अपने अपने कंप्यूटर में, अपने अपने आईपैड पे व्यस्त हैं। तो वो तो एक दिन में तो ये छूटेगा नहीं, एक दिन में ये व्यसन भी नहीं पैदा हुआ है, तो उसको कम करें, थोड़ा बांट कर काम करें और क्रिएटिव बने जितना हो सके। अगर एक समय में बाहर जाना, टहल पाना गर्मी की वजह से, लॉकडाउन की वजह से नहीं हो रहा है, तो जितना हो सके कहीं पे और ज्यादा करें, कमरे मकान के अंदर जितना हो सके करें, सीढ़ी उठना बैठ चढ़ना, जितना चढ़ना उतरना कर सकें वो करें। फ्री हैंड एक्सरसाइजेस, योगा अगेन कम्स हियर, रिलैक्सेशन ऑफ एनी काइंड, वो करें। ठीक है। और ये छोटी छोटी चीजों से ही बाद में फायदा होगा, कोई बड़ी चीजों से नहीं होगा, क्योंकि बड़ी चीजें अब काम करना बंद कर चुकी हैं। कोई सोल्यूशन कहीं से आएगा नहीं, हम जितना सोल्यूशन अपने लिए पैदा करेंगे उतना ही फायदा होगा। ठीक है। और मेरा सोल्यूशन आपका सोल्यूशन एग्जैक्टली नहीं हो सकता, मोटे तौर पे होगा, लेकिन एग्जैक्टली आपके लिए क्या काम करेगा वो आप ही तय कर पाएंगे। बिल्कुल। एक रितिका जी का प्रश्न है, थोड़ा अलग है। हाउ टू लॉजिकली आर्ग्यू विथ ओन थॉट्स? देखिए, ये तो बहुत बड़ा एरिया है। जी, इसको देखिए, पूरी रितिका जी को मालूम होगा, बहुत लोगों को मालूम है कि एक साइकोथेरेपी का एक पूरा अप्रोच है जिसको कहते हैं कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी या सीबीटी, आप लोगों ने नाम सुन रखा है। तो उसका बेसिक प्रेमाइस यही है कि हमारे थॉट्स हमारे इमोशंस को जनरेट करते हैं, पैदा करते हैं या मॉडिफाई करते हैं। तो ये जो इलॉजिकल चीजें हैं, ये रैशनल चीजें हैं, या नेगेटिव चीजें हैं, या अनप्रोडक्टिव चीजें हैं, उन चिंताओं को हम कितना समझें, कैसे समझें, और उनको मॉनिटर कैसे करें, और एक सर्टेन लेवल के बाद नेगेटिव चिंताओं को हम कैसे रिप्लेस करें। नेगेटिव चिंताओं को या तो न्यूट्रल चिंताओं से रिप्लेस करें, और एक हद तक और आगे जाना चाहें तो नेगेटिव चिंताओं के बदले में पॉजिटिव चिंताओं को ले आए। तो ये तो थेरेपी के जरिए धीरे धीरे होता है। आजकल ये चीजें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी उपलब्ध हैं। आप सीबीटी सेल्फ हेल्प अगर देखें तो उसमें भी कुछ फायदा हो सकता है, लेकिन फेस टू फेस अगर कभी कर सकें तो उससे और ज्यादा फायदा होगा। ये बहुत बड़ा एरिया है, इसमें आप जितना चाहें काम कर सकते हैं।
एक अंजलि नेगी जी हैं, जी। उनका प्रश्न है हाउ टू डील विथ मूड स्विंग। देखिए, मूड स्विंग, अगेन मूड स्विंग से बहुत लोगों का बहुत लोग बहुत किस्म का मतलब निकालते हैं। मूड स्विंग को एक नैरो सेंस में अगर हम यूज करेंगे तो हम फायदे में रहेंगे, ठीक है। जैसे देखिए, मूड डिसऑर्डर्स में मूड आती है तो कुछ दिनों तक रहती है। डिप्रेशन को ले लीजिए, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 1 महीना, 2 महीना, लंबे समय तक भी खींच सकती है। उसी तरह डिप्रेशन का एक ऑपोजिट आता है, हाइपोमेनिया, मेनिया बोलते हैं। उसमें आदमी खूब खुश रहता है, खूब एनर्जाइज रहता है, बहुत सारी चीजें करता है, इंपल्सिव चीजें करता है, कई बार रेकलेस हो जाता है। तो वो भी 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, लंबे समय तक रह सकता है। उसको हम मूड स्विंग बोलेंगे तो हम शायद ठीक नहीं कर रहे हैं। मूड स्विंग्स है कि एक दिन के अंदर या बहुत थोड़े समय के अंदर हमारा मूड एक सिरे से दूसरे सिरे तक अचानक से चला जाए, चेंज हो जाए। रोलर कोस्टर ऑफ मूड कह सकते हैं। शुरू में सुबह से मूड शुरू हुआ तो लगभग ठीक था, थोड़े समय के लिए एकदम बैठ गया, कुछ मन अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत निराश लग रहा है, फिर धीरे धीरे क्लाइंबिंग अप करके नॉर्मल हुआ, फिर थोड़े समय के लिए बहुत एजिटेटेड, एंग्शियस हो गया, फिर नॉर्मल हुआ, फिर थोड़े समय के लिए बहुत एकदम मस्त हो गए, केयर फ्री हो गए, फिर वापस आए। इस तरह का अगर आप जिग जैग देखें तो उसको कहते हैं मूड स्विंग्स। मूड स्विंग्स बहुत कारणों से हो सकता है। अगर क्रॉनिक डिप्रेशन या एंजाइटी चल रही है, उसके चलते कुछ हद तक मूड स्विंग हो सकता है। मूड स्विंग किसी के पर्सनालिटी का हिस्सा हो सकता है कि पर्सनालिटी में, उनके व्यक्तित्व में कुछ ऐसे पैटर्न्स हैं जिसमें मूड स्विंग बैठा हुआ है। मूड स्विंग फिजियोलॉजिकल सिस्टम से भी रिलेटेड हो सकता है। जैसे मेंस्ट्रुअल पीरियड के कुछ पीरियड्स में, कुछ खास हिस्सों में मूड स्विंग ज्यादा दिखता है या समझ में आता है, ठीक है। कुछ इस तरह के मूड स्विंग बॉडीली इलनेस के रिलेटेड हो सकते हैं, उससे हो सकता है। तो मूड स्विंग अगर एक ऐसी चीज है जो किसी को परेशान कर रही हो और बहुत दिनों से कर रही हो, इसके लिए विशेषज्ञ को दिखाना जरूरी होगा। बिल्कुल, विशेषज्ञों को दिखाना बहुत जरूरी है। अपने मन में कुछ आए तो जरूर। हमारे देश में एक चीज और दिक्कत है डॉक्टर साहब, कि साइकेट्रिक के पास जाने का मतलब ये होता है आदमी कि हम कहीं दिमाग से खिसक तो नहीं गए हैं। तो अभी भी हिचक है। देखिए, ये चीज हर जगह है, ठीक है। बहुत सारी जगहों पर ये चीजें देखने को मिलती हैं और ये एक दिन में चेंज भी नहीं होती, धीरे धीरे चेंज होती रहती है। अब जब कई दशक पहले हमने साइकियाट्री में काम करना शुरू किया था, उस समय जिस तरह की कुंठाएं थी, आशंकाएं थी, स्टिग्मास थे, आज उतना नहीं है। और इसमें भी शहरी हिस्सों में, ग्रामीण हिस्सों में उसमें भी फर्क पड़ता है, वो भी है। और ऐसा नहीं है कि इंग्लैंड अमेरिका में स्टिग्मा नहीं है, वहां भी है, हर जगह है। तो ये चीजें तो मनुष्य चरित्र का हिस्सा है और सर्वव्यापी है। तो उनको जब हम देखें तो उनका मुकाबला करना पड़ेगा। जी, मैं 2 प्रश्न हमारा संदेश यह होगा कि आप हिचके नहीं, आप मदद मांगें और अपनी समझ को बढ़ाइए। देखिए, आज कल वेब पर बहुत सारी चीजें उपलब्ध हैं, सही गलत बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन सही गलत की समझ तो आपको भी है। तो आप जो पढ़ेंगे उसमें अगर कुछ पेटेंटली खराब हो या गलत हो, कोई अगर बोले कि सरदर्द ठीक करने का सबसे अच्छा तरीका हो कि अपने सर पे हथौड़ा दे मारो, तो आप तो नहीं ना करेंगे। तो वो उतनी समझ तो हर एक के पास है। तो उसको साथ लेकर आप बहुत कुछ नेट से उतार सकते हैं। और कुछ चीजें जो प्रतिष्ठित संस्थाओं से आती हैं, जैसे भारत में भी हैं, इंग्लैंड में NHS में हैं, तो उनसे एक लेवल की आपको उसमें एक लेवल का ट्रस्ट मिलेगा, आपको उस पर भरोसा कर सकते हैं और उसको लेकर आगे बढ़ सकते हैं। अकेले ना पढ़ें, बेस्ट चीज है किसी के साथ बांट कर पढ़ें, जिससे शंकाएं भी दूर हो। अगर आप कुछ गलत समझ रहे हो तो उसको वो दूसरा आदमी ठीक कर सके, और कोई दूसरा गलत समझ रहा हो तो आप ठीक कर सके। ठीक है, इसको कहते हैं साइको एजुकेशन। साइकोलॉजिकल इश्यूज के बारे में अपनी एजुकेशन बढ़ाना, पैदा करना। ठीक है, दिमाग से खिसक जाना हो सकता है, कई बार होता है, लेकिन उसका स्वरूप क्या है, किस तरह का है, वो आप खुद समझिए।
अगर छोटी मोटी चीजों से उपचार नहीं हो रहा है, 2-4 दिनों में चीजें नहीं ठीक हो रही हैं, तो उनको एक जगह लिख के रखिए और फिर उस हिसाब से आप हेल्प ढूंढिए, जितना हेल्प आपको मिल सके। ठीक है। बिल्कुल। मैं 2 प्रश्न एक जैसा ले लेता हूँ। अतुल यदुवंशी जी पूछ रहे हैं, इज एंजाइटी इज डिफरेंट फ्रॉम क्या है? हाँ, एक जैसा ही प्रश्न है, अजीत कुमार जी का है। अतुल जी कह रहे हैं कि जो एंजाइटी है वो डिप्रेशन से अलग है क्या? और अजीत कुमार जी का है, हाउ टू डील डिप्रेशन विथ द इमीडिएट फैमिली कीपिंग रिलेशनशिप लाइक वाइफ हस्बैंड मदर सन etc। देखिए, कई सारे प्रश्न इसमें मिले जुले हैं, तो उनको मैं धीरे धीरे तोड़कर छोटे छोटे हिस्सों में बताने की कोशिश करूंगा। जी एंजाइटी, हाँ, अतुल जी का था कि एंजाइटी इज डिफरेंट फ्रॉम डिप्रेशन, जिस पर आप बात। देखिए भिन्न है भी और एक भी है। बर्फ, पानी और भाप, समझ लीजिए, एक ही चीज की विभिन्न अवस्थाएं। तो उस हिसाब से भी आप समझ सकते हैं कि एंजाइटी है किसी चीज के बारे में किसी बेसिस के बगैर डर पैदा करना, चिंता पैदा करना, दुश्चिंता पैदा करना। ठीक है। और डिप्रेशन है किसी वजह के बिना चीजों के प्रति नेगेटिव नजरिया अपनाना। तो अगर मैं ज्यादा चिंता करूंगा तो मेरे अंदर नेगेटिव नजरिया आएगा। अगर नेगेटिव नजरिए से मैं ज्यादा सोचने लगूंगा तो मेरे अंदर बेचैनी पैदा होगी, दुश्चिंता पैदा होगी। इसीलिए मैं एक सिक्के के 2 पहलू की तरह इनको समझने की कोशिश करता हूं। ठीक है। लेकिन कौन सी चीज खुलकर सामने आ रही है तो उसका उपचार उस हिसाब से कई बार करना होता है। सीबीटी के कुछ टेक्निक्स एंजाइटी के लिए हैं, कुछ टेक्निक्स डिप्रेशन के लिए हैं, कुछ कॉमन टेक्निक्स हैं। दवाइयों की बात करें तो सारे के सारे एंटी एंजाइटी मेडिकेशन, एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशन भी हैं। एक ही चीज के लिए भिन्न चीजों के लिए भी हम वही दवाई यूज करते हैं, क्योंकि दोनों में सिमिलैरिटी भी है और दिमाग के अंदर जो न्यूरोकेमिकल्स का अप एंड डाउन होता है उसमें भी सिमिलैरिटी है। तो इनको अलग कर पाना या अलग समझ पाना, इसमें बहुत समझदारी नहीं है। कई बार ये मिले जुले आते हैं और मिले जुले ही रहते हैं। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन में मिस कर गया धर्म जी, था कि हाउ टू डील डिप्रेशन विथ द इमीडिएट फैमिली कीपिंग रिलेशनशिप लाइक वाइफ हस्बैंड मदर सन एटसेट्रा। देखिए डिप्रेशन में हो सकती है, हमारे फैमिली में किसी को भी हो सकती है। उसमें जो चीज हम सबसे पहले कर सकते हैं वो ये कि हम एक संवेदनशीलता पैदा करें और एक समझ पैदा करें उनके साथ, अपने अंदर भी उनके साथ भी। ये डिप्रेशन जो है वो कोई बनावटी चीज नहीं है और जबरदस्ती लोग अपने आप को डिप्रेस बना रहे हैं। ये सब चीजें तुम्हारे दिमाग में है, ये तुम्हारे दिमाग का फितूर है, तुम अपने आप को संभालो या अपने आप को झकझोरो और उससे बाहर निकलो। ये देखिए इन बातों में बहुत ज्यादा दम नहीं है। ठीक है। कोई अगर समझदार बच्चा भी है, और एडल्ट तो सब समझदार हैं, अगर वो डिप्रेस्ड हैं तो उसकी वजह है और उनकी खास परिस्थितियां हैं, इसलिए वो डिप्रेस्ड होते हैं। ठीक है। डिप्रेशन को हम कई लेवल पे समझ सकते हैं। देखिए अगर मुझे वायरल फीवर हो जाए, इन्फ्लुएंजा, मैं अतिमारी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कॉमन कफ एंड कोल्ड वायरल फीवर की बात कर रहा हूं। कई बार आपने देखा होगा कि उससे हम जब निकल रहे हैं, बुखार कम हो गया है, बदन नहीं टूट रहा है, नॉर्मल भूख प्यास लौट रही है, तो कई बार डिप्रेशन होता है और अचानक और एक्यूट डिप्रेशन होता है। तो इसको हम एक सिम्टम की तरह सोच सकते हैं जो वायरल फीवर के साथ ही जुड़ा हुआ है। ठीक है। डिप्रेशन एक रिएक्शन हो सकता है। मेरा बॉस मेरे से नाराज है या मेरे किसी फैमिली मेंबर के साथ मेरा मनमुटाव चल रहा है, तो वो मेरे दिमाग के ऊपर ये बात हावी हो रही है, तो एज ए रिएक्शन टू दैट उससे मैं कैसे डील करूं, डील नहीं कर सकता तो मैं असहाय फील कर रहा हूं, वो मुझे डिप्रेशन पैदा कर सकता है। स्ट्रेस से रिलेटेड डिप्रेशन हम ऑलरेडी उसका उल्लेख कर चुके हैं। और कई बार डिप्रेशन एंडोजिनस होती है कि अंदर से ही आती है, कई सारे फैक्टर उसको निर्धारण कर सकते हैं, लेकिन किसी एक वजह से ऐसा हो रहा है ऐसा हम नहीं कह सकते, इसीलिए नाम एंडोजिनस आता है। ठीक है। तो डिप्रेशन अगर हो तो उसको आप समझने की कोशिश करें। समझना मतलब कि उसके क्या कारण है ये समझने की नहीं, कि कैसे इस बंदे को या मुझे खुद को इस डिप्रेशन के चलते क्या परेशानियां हो रही है।
और अगर मेंटल हाइजीन, अपने आप को खुश रखना, बिजी रखना, रिलैक्स करना, खान पान में चेंज लाना, सही समय पर सोना, ये एक्सरसाइजेस, हॉबीज, इन सब चीजों से अगर फायदा नहीं हो रहा है तो प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत है। प्रोफेशनल हेल्प एकदम से साइकियाट्रिस्ट की जरूरत हमेशा नहीं होती। जनरल डॉक्टर भी साइकियाट्री में प्रशिक्षित होता है, ठीक है। मानसिक रोगों के बारे में जैसे जो जनरल डॉक्टर है उसको सब चीजों की थोड़ी बहुत समझ है, और वो बहुत जरूरी समझ है। वो अपने लेवल पर इलाज भी कर सकता है, अपने लेवल पर काउंसलिंग भी कर सकता है, सही दिशा में आपको डायरेक्ट कर सकता है, और जब रेफरल की जरूरत होगी तो रेफर भी कर सकता है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखना है, ठीक है। और धीरज सबसे बड़ा गुण है। अपने लिए धीरज बरतें, दूसरों के लिए धीरज बरतें, अपने लिए सिंपैथेटिक हों, दूसरों के लिए सिंपैथेटिक हों, क्योंकि जितना ज्यादा असहिष्णुता से पेश आएंगे तो अपना ही तकलीफ बढ़ाएंगे और दूसरे की भी बढ़ाएंगे। बिल्कुल। काफी प्रश्न आ रहे हैं, मैं अधिक से अधिक प्रश्नों को लेने की कोशिश कर रहा हूँ। सौरभ जी पूछ रहे हैं कि परेशानी सबकी जिंदगी में होती है, पर ऐसा क्या किया जाए कि व्यक्ति ज्यादा अपने काम पर एकाग्र रहे और इन मेंटली मजबूत बना रहे। देखिए, इस हिसाब से इस बारे में मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पर आदमी के सेल्फ डिसिप्लिनिंग की बात आती है कि अपने जो अंदरूनी रिसोर्सेज हैं, इंटरनल रिसोर्सेज, उसको आप बढ़ाएं। कैसे बढ़ाएंगे? वो आपकी रुचि पर है, आपके रुझान पर है, आप क्या करना चाहेंगे, ठीक है। वैल्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रिंसिपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी से वर्ल्ड व्यू बनती है, उसी से आदमी को मीनिंग मिलती है, ठीक है। अगर मैं कुछ प्रिंसिपल्स में बिलीव करता हूं, ठीक है, तो उससे मुझे बल मिलता है। और ये प्रिंसिपल्स जब तक प्रो पीपल, प्रो सोसाइटी हैं, प्रो लाइफ हैं, तभी उनसे बल मिलेगा। अगर एंटी पीपल, एंटी लाइफ, एंटी सोसाइटी चीजों से मुझे आनंद मिलता है, उनकी तरफ मेरा रुझान है, तो उनसे मुझे कहां से बल मिलेगा? और सेल्फ डिसिप्लिनिंग के लिए अगेन, कुछ भी चीज अकेले करना मुश्किल है। अकेले में सिर्फ तपस्या ही हो सकती है। बाकी चीजों के लिए दूसरों का हेल्प लेना जरूरी है, लाजिमी है, ठीक है। उससे आपको बल मिलेगा, ठीक है। कहते थे कि अकेले में तपस्या करनी चाहिए, 2 लोग मिलकर विद्याध्ययन करना चाहिए, 3 लोग मिलकर गाना बजाना करना चाहिए, 4 लोग मिलकर विदेश जाना चाहिए, 5 मिलकर खेती करनी चाहिए, और बहुत सारे लोग मिलकर किसी चीज के लिए संग्राम करना चाहिए। और आज अतिमारी के लिए हम सभी संग्राम कर रहे हैं, फ्रंट लाइन पे हैं, बैक ऑफिस में हैं, कहीं भी हैं, संग्राम तो है ही। तो जितने ज्यादा लोगों से जुड़े रहेंगे, एकजुटता होगी, उतना ज्यादा हम पावरफुल, सशक्त महसूस करेंगे अपने आप को। बिल्कुल। एक शांति भूषण शर्मा जी पूछ रहे हैं कि हाउ टू डील इटसेल्फ इफ ए पर्सन लिविंग अलोन। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। बिल्कुल। और इस चीज को मैं जब तक मैं भारतवर्ष में काम किया उस हद तक समझ नहीं पाया। यूके में तो लोनलीनेस बहुत ज्यादा है। इसका एक कारण है कि फैमिली स्ट्रक्चर काफी हद तक टूट गई है, और नई फैमिलीज बनती हैं, फिर से जुड़ने का काम भी होता है। और लेकिन फिर भी एक कम्युनिटी का जो सेंस था वो कम हो गया है। अकेलेपन से जूझने का मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अगेन आप लोगों से जुड़िए, जितना हो सके जुड़िए। अगर लोगों से जुड़ने में परेशानी है तो बाकी जो जीवन के बाकी रूप आपके सामने हैं उनसे जुड़िए, कुत्ते बिल्लियों से, पशु पक्षियों से जुड़िए, पेड़ पौधों से जुड़िए, ठीक है। तो जितना ज्यादा इन सब चीजों से जुड़ेंगे उतना कम अकेला महसूस करेंगे। बिल्कुल। जितने ज्यादा हम युक्त हैं उतने ज्यादा हम सशक्त हैं, जितने ज्यादा हम दूसरों से वियुक्त हैं उतने ज्यादा हम कमजोर हैं। इसकी कोई दूसरी इस पोजीशन को आप काट नहीं सकते, है ना। मानसिक स्वास्थ्य में तो नहीं ही काट सकते। तो जगजीत सिंह ने एक गजल गाया है कि हर तरफ हर जगह बेशुमार आदमी, फिर भी तन्हाइयों का शिकार आदमी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये समस्या है और उससे हम खुद उभरे। एक
लविशा मित्तल जी पूछ रही है कि किसी बिंदु पर जाके हम कमजोर हो जाते हैं तो हम कैसे खुद को मोटिवेट करें? खुद को मोटिवेट करेंगे अपने अपने वैल्यूज से, अपनी मान्यताओं से, अपने लाइफ व्यू से। आप क्या करना चाहते हैं, आपके जीवन का अर्थ क्या है आपके पास, आप कहां पर अपने आप को पाते हैं और कहां आप जाना चाहते हैं, इन सारी चीजों से आपको बल मिलेगा और दूसरे लोगों से, लाइक माइंडेड लोगों से बल मिलेगा। ठीक है जी, तो मतलब अधिक से अधिक जो लाइट माइंडेड लोग हैं उनसे मिलें तो ज्यादा बेहतर है। एक एकदम। प्रश्न जी जी जी। पुष्प का, ये कह रहे हैं कि मैं योग प्रशिक्षक हूँ और जैसा कि आपने कहा कि शवासन करें, लेकिन कभी कभी शवासन करते समय जो है नकारात्मक विचार आते हैं, तो उनसे कैसे निपटे? मतलब कि चूंकि इसका नाम शवासन है, जैसा मैं समझ रहा हूँ, तो लगता है कि कहीं मैं शब्द तो नहीं बन गया, जैसे मैं समझ रहा हूँ, तो कैसे नकारात्मक विचार से निकले? देखिए, शवासन तो एक डिस्क्रिप्टिव टर्म है, वर्णनात्मक चीज है। दूसरे तरीके से समझाना कठिन होता, तो इसलिए हमारे आचार्यों ने बताया कि देखो, ऐसी स्थिति को प्राप्त करो जिससे तुम्हारा शरीर कम से कम हिलता हुआ प्रतीत हो, जिससे कि सांस चल रही है कि नहीं दूसरे को बहुत ध्यान लगाकर देखना पड़े, तब भी वो समझ नहीं पाए। तो वो तो शवासन की अल्टीमेट स्टेज है। ठीक है। और उसको आप शव कह लीजिए, उसको आप एक लकड़ी का कुंदा कह लीजिए, उसको मिट्टी का ढेर कह लीजिए, कुछ भी है। मतलब कि आप अपनी जीवित परिस्थिति से हटकर उसको मॉडिफाई करके एक निष्क्रिय, निर्जीव जैसी परिस्थिति तैयार कर रहे हैं। और आप खुद योग प्रशिक्षण थे, आप तो जानती हैं कि सांस तो चल ही रही है। और शवासन का सबसे अहम जो मुद्दा है वो है कि हम सांस पे कंसंट्रेट करें, सांस के फ्लो को देखें, कैसे सांस धीरे धीरे अंदर आ रही है, कैसे सांस धीरे धीरे बाहर निकल रही है, और उसके साथ अगर हमारा दिमाग को अटैच कर सकें, चिंताओं को फोकस कर सकें, चिंताएं, देखिए चिंताओं को नहीं, मैं गलत शब्द यूज कर रहा हूं, अटेंशन को फोकस कर सकें सांस के साथ, तो वो जितना हद तक कर सकेंगे उसी हद तक हमारी चिंताएं भी धीरे धीरे कम होंगी। नेगेटिव चिंताएं तो हर वक्त है, हमेशा है। शवासन से भी कुछ हद तक कम होती हैं। कुछ लोग बोलते हैं योग के जरिए, किसी विभिन्न तरीके ध्यान के जरिए कम होती है, मेडिटेशन के जरिए। अब इसका मैं एक्सपर्ट हूं नहीं, तो आपको बहुत ज्यादा बता नहीं सकूंगा, जिसके लिए जो काम करे। ठीक है। खुशी जी का एक प्रश्न है, अगर आप जितना समय देंगे उसी के अकॉर्डिंग मैं पूछूंगा। प्रश्न तो काफी है, आप बता दे तो मैं। नहीं, मेरे पास समय भी बहुत है। तो फिर भारत के लिए आज आप काफी समय लूंगा, क्योंकि जो प्रश्न है वो मैं चाहूंगा कि कम से कम। भारत के लिए आप कहां से अलग से लेंगे? भारत में मैं हमेशा रहता हूं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, इसीलिए अभी लंदन से ले रहा हूँ समय आपका, इसीलिए मैं बताइए। एक खुशी जिंदल जी पूछ रही है कि if one of family member is COVID positive and after 14 days she is recovering, but suddenly we heard that one person from his ward is no more, then how can we have positive thoughts? देखिए, ये बहुत ही कठिन एरिया है, क्योंकि कोविड के पूरे चलन को लेकर विशेषज्ञों में भी एक राय नहीं है। जैसा मैं पहले भी जिक्र किया कि ये एक इवॉल्विंग एरिया है और धीरे धीरे लोग इसके बारे में समझ रहे हैं और बाद में ही इसके बारे में कुछ स्ट्रक्चर्ड, सही, ऑर्गेनाइज जानकारी मिल पाएगी। अगर हमारा मरीज कहीं भर्ती है और उसी वार्ड में दूसरा मरीज चला जाता है, तो एक सदमा तो पहुंचेगा, ये तो बहुत नेचुरल रिएक्शन है। लेकिन आपको इस परिस्थिति में हम अलग से कुछ सलाह नहीं दे सकते, बजाय इसलिए कि आप जो ट्रीटिंग फिजिशियन है उसके बातों का भरोसा रखिए और जो मॉनिटरिंग हो रही है उसके ऊपर भरोसा रखिए। मैं डायरेक्ट कोविड मरीजों का इलाज तो कर नहीं रहा हूं, तो इसके बारे में कुछ अलग से जानकारी नहीं है। जो जानकारी बाकी लोगों को है, मुझे भी उतना ही है, और जिसमें बहुत सारी जानकारियां घुली मिली हुई हैं, कई बार कंट्राडिक्टरी भी हैं। बेस्ट चीज है कि जो
डॉक्टर आपका इलाज कर रहा हो, जो टीम आपकी इलाज कर रही हो, उस पे भरोसा रखें। कम से कम आपको इतनी तसल्ली तो होगी कि जो मेरे पास उपलब्ध था हमने उसी का भरोसा किया। उससे फायदा हो सकता है, बहुत अच्छी बात है। नहीं होता है कई बार तो हम अनलकी होते ही हैं। और अभी तो क्या, पूरा देश, पूरी दुनिया अनलकी है कि चीजें काम नहीं कर रही हैं। हाँ, लेकिन उसी बीच में कई बार एक ही परिवार में दो दो लोग बीमार होते हैं। अब छोटा जो है परिवार का सदस्य वो चला गया, अब बड़ा सदस्य रिकवरी कर रहा है, उसको कैसे अचानक बताया जाए कि अब आपका कनिष्ठ सदस्य नहीं है इस घर में? वो तो परिवार वाले बाकी सारी डायनेमिक्स देखकर समझकर तभी उसके बारे में डिसीजन ले सकेंगे। कई बार तुरंत बताना जरूरी नहीं है। पूरी बात को आराम से समझाकर, जब वो खुद स्वस्थ हो जाएं, बाकी लोग स्वस्थ हो जाएं, परिवार पर आई हुई विपदा काफी हद तक टल जाए, फिर बता सकते हैं जी। इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ठीक है। और किस चीज को किस हद तक देखेंगे समझेंगे उसके ऊपर आप बता सकते हैं। लेकिन देखिए, बहुत जनरल सलाहों के अलावा मैं आपको स्पेसिफिक कुछ नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि सारी चीजें इतनी अलग हैं, लोगों की परिस्थितियां इतनी भिन्न हैं, ठीक है। मैं खुद मेरे एक बहुत यंग रिलेटिव को खो चुका हूं पिछले 3 दिनों में। 42 साल की उम्र थी। कोई सवाल ही नहीं उठता कि नॉर्मल स्कीम में वो जिंदा नहीं रहते। एक्सीडेंट है, अतिमारी एक्सीडेंट ही तो है। एक एक्सीडेंट नहीं, हजारों एक्सीडेंट एक साथ घटित हो रही हैं। जैसे नॉर्मल युद्ध और परमाणु युद्ध समझ लीजिए, तो ये बीमारियों का परमाणु युद्ध है, ठीक है। उसको उसी हिसाब से समझना है। अब कैसे हम इसको एक्सेप्ट करें वो हमारे ऊपर है। संस्कृत में एक कहावत है, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। अप्रिय सत्य कभी कभी छोड़ देना चाहिए कुछ नहीं धर्म जी, आप सही बोल रहे हैं, लेकिन वो तो नॉर्मल परिस्थिति में ना। अब एबनॉर्मल परिस्थिति जो है, और इतनी एबनॉर्मल परिस्थिति है, तो उसमें आपको अपना विवेक कैसा है, आपकी परिस्थिति कैसी है, और कोई भी डिसीजन अकेले ना लें। ये तो एक मैं जेनेरिक सलाह तो हमेशा दूंगा, जो भी करें साझे में करें, मिलकर करें। 1 से भले 2, 2 से भले 3, ठीक है। अनुप्रिया अरोड़ा पूछ रही है, सर मुझे पूछना है कि अगर एक इंसान बहुत निगेटिव हो जाए अपनी हेल्थ को लेकर एंड हमेशा एंजाइटी में रहे और अपने परिवार को भी परेशान करे, तो ऐसे चीजों से बनी एंजाइटी को कैसे दूर करें? देखिए, हेल्थ एंजाइटी खुद ही में एक बहुत बड़ी एरिया है। कुछ लोग अपने हेल्थ के बारे में बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। थोड़ा भी इधर से उधर हो जाए तो उनको लगता है कि कुछ कठिन चीज हो गई है, कोई बीमारी आ गई है और इसका फल भी आगे खराब ही होगा, ठीक है। यही चीज हेल्थ एंजाइटी से एक कदम आगे चले जाइए तो फिर हाइपोकॉन्ड्रियासिस आ जाती है, जिसमें वो बिलीव करते हैं कि मुझे तो कठिन रोग है, यही डॉक्टर लोग समझ नहीं पा रहे हैं, ये लोग बेकार हैं। और फिर वो खुद ही अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं, नॉलेज इधर से उधर लाते हैं। डॉक्टर शॉपिंग एक बात होती है, वो करते हैं, इधर से उधर जाते हैं। तो अगर आपके परिवार में किसी सदस्य को इस तरह की हेल्थ एंजाइटी हो, तो आप किसी मानसिक रोग के विशेषज्ञ को दिखाएं और एक बार सलाह ले लें। लेकिन वो अगर इस क्राइसिस परिस्थिति के सिचुएशन में हो रही हो तो पहले क्राइसिस को संभालें, उसके बाद देखें। एक शिवानी जी का प्रश्न है कि पॉजिटिव एंड एनर्जेटिक कैसे रहा जाए? कुछ अच्छा खाने पर भी एनर्जी लेवल डाउन क्यों रहता है? भाई ये तो बताना बहुत मुश्किल है। अच्छा खाना मेरे लिए जो है आपके लिए हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है ना। और जनरल तौर पर है कि अगर पौष्टिक भोजन हो, संतुलित भोजन हो, समय पर हो और उसके साथ साथ उचित मात्रा में एक्सरसाइज हो और एक बैलेंस हो, तो एनर्जी धीरे धीरे लौटेगी। आज नहीं लौट रही है तो कल लौटेगी। अगर इसके बनिस्बत भी नहीं लौट रही है तो हो सकता है कोई बीमारी हो जिसके चलते क्रॉनिक लो एनर्जी हो, या फिर हो सकता है कि इसी कोरोना के इस दौर में ये ऐसा हो रहा हो और ये अवसाद का कोई संबंध इससे हो सकता है, जैसा उन्होंने प्रश्न किया। हो ही सकता है। अब ग्राउंड रियलिटी में किसको क्या हो रहा है और किस वजह से हो रहा है, ये तो बहुत मुश्किल है बता पाना, क्योंकि इतनी सारी चीजें हो रही हैं। जी। इसीलिए स्टिक टू द बेसिक्स, जो हमें अच्छी तरह मालूम है, जो ट्राइड एंड टेस्टेड है, उसी से जुड़िए,
उसमें खराबी होने के चांसेस कम है। और कोई नई चीज ट्राई करेंगे तो ठीक है, हो सकता है वो नई क्लिक चीज करे, नहीं ट्राई हो सकता करेंगे, है ना करे। लेकिन मान लीजिए कि मुझे लग रहा है कि सब स्वस्थ हूँ लेकिन खा रहा हूँ फिर भी कमजोर हूँ, कहीं ना कहीं से एंजाइटी है इस कोरोना पीरियड में और इसी 10 दिन से लग रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए? देखिए, एक हद का अवसाद तो एंजाइटी के से आ सकता है, और डिप्रेशन में तो फिजिकल वीकनेस उसका एक अहम हिस्सा है। तो जैसे जैसे एंजाइटी कम होगी, डिप्रेशन धीरे धीरे लिफ्ट करेगा, ठीक है, शोक कम होगा, तो धीरे धीरे उसमें एनर्जी भी वापस आएगी। जी जी समय भी देना है, हर चीज को रश करने से नहीं होगा, जल्दबाजी से नहीं होगा, ठीक है। बिल्कुल। तो एक ही साथ हम बहुत सारी चीजें बता रहे हैं, उसमें कुछ चीजों में विरोधाभास भी है, हाँ, तो वो आपके विवेक पर है, उसको आपको चीजों को समझकर फिर उसको यूटिलाइज करना है। बिल्कुल। कुछ लोग ये भी पूछ रहे हैं कि कोरोना कब तक जाएगा, तो उनसे मैं आग्रह करूंगा कि अभी सर ने ऐसा कुछ रिसर्च पेपर नहीं लिखा होगा नहीं सर। तो वो देखिए, मैं उसका ये भी नहीं हूँ, स्पेशलिस्ट भी नहीं हूँ। जो इसीलिए एपिडेमियोलॉजी के विशेषज्ञ हैं, जनरल मेडिसिन वाले हैं, वो कर रहे हैं इसके ऊपर काम, कोशिश कर रहे हैं। हमारी दिली प्रार्थना है, और बहुत सारे लोगों की दिली प्रार्थना है कि ये दूर हो, ऐसा दूर हो कि कभी वापस ना आए। लेकिन वो किस हद तक अम, अम, वो प्रार्थना कब पूरी होगी, किस हद तक पूरी होगी, तो उसको तो देखना है ना। बिल्कुल, मैंने इसीलिए चर्चा जिक्र कर दिया खुशी जी के इस प्रश्न का, ताकि इसके लिए वो तनाव ना ले कि मेरा प्रश्न नहीं पूछा गया। मैं अगला प्रश्न लेता हूँ निकिता जी से। मेरा उनका प्रश्न है कि काफी बाहरी बातें और हो रही चीजों के कारण तो हमें तनाव हो जाता है, परंतु काफी ऐसे भी कारण होते हैं जो व्यक्ति के अंदर ही अंदर कचोटते हैं, जैसे लो सेल्फ एक्सेप्टेंस, लो सेल्फ एस्टीम। तो इनसे कैसे बाहर निकला जाए? देखिए, लो सेल्फ एस्टीम तो एक बहुत बड़ा एरिया है। अगेन, अगर डिप्रेशन मुझे अलग से हो रहा है तो मेरा उस समय लो सेल्फ एस्टीम हो सकता है, ठीक है। डिप्रेशन चला जाएगा तो मेरा सेल्फ एस्टीम वापस आ जाएगा, वो एक उदाहरण हुआ। दूसरा ये हो सकता है कि मुझे परिस्थितियों के चलते, पास्ट ट्रॉमा के चलते, बहुत सारी चीजों के चलते मुझे क्रॉनिकली लो सेल्फ एस्टीम है, ठीक है। तो मेरे पर्सनालिटी का, मेरे व्यक्तित्व का हिस्सा है, तो वो तो एक दिन में जाएगा नहीं, उसको आपको समझना है, और उसके लिए उसी हिसाब से हेल्प सीकिंग करनी है। एक तो अपनी भलाई के लिए जो आप कर सकें वो आप करें, और अपनी कोशिशों से काम ना बने तो फिर आप हेल्प लें। क्रॉनिक लो सेल्फ एस्टीम अगर है तो इसके लिए आपको हेल्प भी विशेषज्ञों से लेनी है। बिल्कुल सर। शिवानी जी पूछ रही हैं कि इस पेंडेमिक में खुद एनर्जेटिक रहने के लिए और दूसरों की भी को भी एनर्जेटिक रखने के लिए क्या टिप्स देंगे आप? वही जो टिप्स मैं इतने समय से दे रहा हूं कि सारी पॉजिटिव चीजें जितना हो सके करिए, खुद का उत्साह बनाए रखिए, दूसरों का उत्साह बनाए रखिए। ये कहना आसान है, करना कठिन है, लेकिन अगर नहीं करें तो कुछ भी हासिल नहीं होगा, है ना। बिल्कुल। एक अमिता जी है, वो पूछ रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति बीमार है, उसे लग रहा है कि अब उसकी मृत्यु बिल्कुल नजदीक है, तो ऐसे समय में उसे क्या सोचना चाहिए, किस तरह से मन में? अलबत्ता तो ये ऐसा नहीं सोचना चाहिए। यहाँ पर आदमी की धार्मिक और आध्यात्मिक समझ काम में आती है। अगर मेरी ये आध्यात्मिक समझ पक्की है कि मेरी जिंदगी मेरे हाथ में नहीं है, न मैंने खुद इसको बनाई है और न मैं इसको खुद खत्म कर सकता हूं, तो कहीं से आई है और कहीं जाएगी, मेरे हाथ में तो नहीं है। अगर ये विश्वास मेरे अंदर पक्का हो जाए तो डर भी चला जाता है, डर कम तो हो ही जाता है। बिल्कुल। एक रितिका जी का प्रश्न और ले लेता हूं मैं। उनका प्रश्न है कि मानसिक रूप से स्वस्थ और मजबूत व्यक्ति के लक्षण क्या है? मुझे लगता है कि हर आदमी को लगता है कि वो बीमार हो चुके हैं, तो हम स्वस्थ हैं मानसिक रूप से, ये कैसे पहचाने? देखिए, मानसिक रूप से स्वस्थ होने के बहुत सारे लक्षण हैं। उसके भी मतलब भगवान के अष्टोत्तर शतनाम की जैसी स्थिति है। मोटे तौर पे अगर बताएं तो मानसिक रूप से स्वस्थ आदमी एक मोर और लेस बैलेंस जिंदगी जीने की कोशिश करेगा। कर पाएगा कि नहीं वो अलग बात है, लेकिन कोशिश तो करेगा। खान पान में कह लीजिए, व्यसनों में कह लीजिए, एक अपने लाइफ स्टाइल में कह लीजिए,
लाइफ ऑर्गेनाइजेशन में कह लीजिए, टाइम मैनेजमेंट में कह लीजिए, लोगों के साथ बनाकर रखने में कह लीजिए, तो ये एक तो ऑर्गेनाइज्ड होगा, ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड होगा, इफेक्टिव होगा, कुछ हद तक उसकी जिंदगी उसके कब्जे में होगी। कहना आसान है लेकिन करना कठिन है। और दूसरा ये कि उसकी खुद के प्रति जो समझ है, खुद के प्रति जो रुझान है, सेल्फ लव जो है वो हाई होगा, और दूसरों के प्रति उसका रुझान जो है, लव फॉर अदर्स, कंसिडरेशन फॉर अदर्स, वो भी हाई होगा, ठीक है। तो मानसिक रूप से कोई आदमी अगर पूर्णतया स्वस्थ हो तो वो एक विन विन सिचुएशन है, वो खुद की भी मदद करेगा, वो औरों की भी मदद करेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि वो सारे तनाव, सारी विपदाओं, सारे रोगों से मुक्त हो जाएगा, लेकिन उनसे बेहतर लोहा ले सकेगा, बेहतर जूझ सकेगा। ये मानसिक स्वस्थता के लक्षण हैं। आशा को बनाए रखना, उम्मीद कायम रखना, ठीक है, और या अपनी वैल्यूज का ध्यान रखना। जी धर्म जी, अभी भी बहुत सारे जी का प्रश्न ले लेता हूं। हाँ, आइए लाइए। हाँ, मैं नहीं, बस एक दो प्रश्न लोकेश नहीं, जी उसके का पहले सुनिए, एक मिनट। हाँ, चैट में बहुत सारे सवाल आए हैं, उनको अगर नहीं पढ़े हैं तो उनको भी, अच्छा, चैट से ही ले रहा हूं मैं, सारे चैट से ही प्रश्न ले रहा हूं। ठीक है, हाँ, इसीलिए कि उनकी शिकायत है। मैंने जो प्रश्न बनाया था वो तो मैंने रख दिया, सब जो चैट से आए हैं वही सारे प्रश्न मैंने लिए हैं। लोकेश जी हैं कि इस विपरीत परिस्थिति में अपने आप को कैसे समझाएं कि आने वाले समय में सब कुछ अच्छा हो जाएगा। भाई अगर नहीं समझाएं तब तो अच्छा नहीं ही होगा, 1 नंबर। 2 नंबर की अगर हम इतिहास पे नजर डालें तो बहुत खराब परिस्थितियां पहले भी हुई हैं, इंसान हमेशा उनसे लड़कर आगे बढ़ा है। अब ये परिस्थिति दूसरी चीजों से कई गुना बदतर है, लेकिन हम कोशिश करेंगे, और हमारी समझ ये होनी चाहिए कि देर सबेर इस पर हम भी काबू पाएंगे। तो काबू पाने के लिए जो चीजें जरूरी हैं, जो गाइडलाइंस हैं गवर्नमेंट की और इंटरनेशनल गाइडलाइंस, जितना हो सके फॉलो करें तो अच्छा है। अब करने से तुरंत दूसरे दिन अतिमारी तो रुकेगी नहीं, लेकिन आपको एक तुरंत तसल्ली मिलेगी कि हम जो करना मेरे लिए संभव है, हम उतना कर रहे हैं। समझ रहे हैं? वही आपको बल भी देगा, क्योंकि वो आपकी कमिटमेंट होगी, ठीक है। और बाकी वैक्सीनेशन जितना हो सके, जहां तक हो सके कराइए, लीजिए। कितनी उपलब्ध हो रही है, कितना उपलब्ध हो पाएगा, कब हो पाएगा, कहां तक हो पाएगा, ये हम नहीं जानते। जब होगा, जब मिले तब लीजिए, क्योंकि कई लोग ये सोचते हैं कि लेने से क्या फायदा, लेने के बाद भी बीमारी हो रही है। लेने से ये फायदा है कि अगर बीमारी होगी तो कम लेवल की होगी, कम परेशान करेगी, चांसेस है कि वो बहुत खराब परिस्थिति में नहीं जाएगी, और चांसेस है कि आपके बचने के आसार पहले से ज्यादा होंगे, ठीक है। और बाकी मास्क, सैनिटाइजेशन, सोशल डिस्टेंसिंग जितना हो सके उतना तो करे ही आदमी। सबसे बड़ी बात है कि भीड़ भाड़ से दूर रहे, भीड़ भाड़ को न मौका दे, न उसका प्रोत्साहन बढ़ाए। तो किसी भी किस्म का बड़े पैमाने पर एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स कह लीजिए, बाकी चीजें कह लीजिए, रैलीज कह लीजिए, धार्मिक जमावड़े कह लीजिए, उन सबको दूर से नमस्कार करें। दूर से मतलब यहाँ पे पन मैं इंटेंड कर रहा हूं, दूर से ही नमस्कार करिए, वहां पास मत जाइए, ठीक है। और दूसरों को भी एनकरेज करिए कि वो भीड़ से दूर रहें। अभी बहुत दिनों तक भीड़ से दूर रहने का हमें ये प्रैक्टिस, ये अभ्यास करना होगा। आज जो हम ये भीड़ में इकट्ठा हुए हैं, ये जो वर्चुअल कम्युनिटी है, ये सेफ है, इसमें ज्यादा से ज्यादा हम जुड़ें, जब मौका लगे तो उसका पालन करें। फिजिकल तौर से लोगों से मिलना जुलना अभी बहुत दिनों तक काफी हद तक संभल कर धीरे धीरे करना पड़ेगा। जी, क्योंकि जहां ये सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, ये हर जगह ऐसा ही है। यूके में भी पिछले गर्मियों में लोग खूब समुद्र किनारे जाकर खूब मेलजोल बढ़ाए थे, और उसके चलते सेकेंड वेव आया। भारत में भी कहीं कुछ खामियां, दुनिया में बहुत जगह पे खामियां हुई हैं, तो सेकेंड वेव आया है। सेकेंड वेव को कम से कम संभाल लें तो थर्ड वेव के लिए इंतजार न करना पड़े।
ये तो डैमेज कंट्रोल वाली बात है। जहां तक हो सके, जितना हो सके अपने लेवल पे, परिवार के लेवल पे, कम्युनिटी लेवल पे, आपातकालीन स्थिति है, जितना कर सके करें। अच्छा सर, एक आध प्रश्न और पूछूंगा। एक तो जो पहले से डिप्रेशन और तनाव के मरीज हैं, तनाव के शिकार रहे हैं जी, और अचानक ये बाढ़ आ गई है, उनके लिए क्या स्पेशल आप देंगे सलाह? यही बोलेंगे कि वो जो चीजें फॉलो कर रहे हैं, जिनसे उन्हें फायदा पहुंचा हो, उन चीजों से सख्त और ज्यादा ताकत से, सख्ती से जुड़े रहें। दवाइयां मिस ना करें जो अगर दवाई पे हो, ठीक है। अगर डॉक्टरों से सलाह ले रहे हैं, कुछ कुछ दिनों में उनको दिखा रहे हैं, तो वो बरकरार रखें, ठीक है। बाकी जो हेल्दी हैबिट्स की बात हो रही है, वो सारा जितना हो सके वो करें। और दूसरे लोगों को उनके बारे में थोड़ी और सहानुभूतिशील होने की जरूरत है कि ये पहले से ही पीड़ित हैं, पहले से ही परेशानियों से जूझ रहे हैं, तो इनको थोड़ी एक्स्ट्रा मदद की जरूरत है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनके लिए सारी चीजें हम कर दें, क्योंकि सेल्फ हेल्प इज द बेस्ट हेल्प। जितना वो खुद कर सकें वो करें। दरअसल हर चीज को ही धीरज से निभाना है और उत्साह के साथ निभाना है। धीरज खोने का कोई मतलब ही नहीं होता। बिल्कुल ठीक है। मैं देखिए पर्सनल शोक पे, मैं अपनी तरफ से पूछ लेता हूं। आप क्वेश्चन पूछिए, मैं पर्सनल तौर पे मैं एक अपना रियलाइजेशन साझा कर रहा हूं। देखिए, शोक आदमी को झकझोर के रख देता है, और हर शोक पूरा भरता भी नहीं है, ठीक है। कुछ को भरने में कुछ हफ्ते लगते हैं, कुछ महीने लगते हैं, कुछ साल लगते हैं, और कुछ शोक कभी नहीं भरते। उसको आप अपनी जिंदगी ताउम्र उसको आप कैरी करते हैं, और आपके साथ साथ या तो वो दफना दिया जाएगा या वो जला दिया जाएगा, उसके साथ ही वो जाएगा, ठीक है। तो ये भी वस्तु स्थिति है, इसको भी हमें दिमाग पे रखना है। हर शोक नहीं जाता, तो हमें उसको याद रखना पड़ेगा। और हमने एक बार लिखा था कि माटी की दो मुट्ठी जो डाल ही आते, माटी की दो मुट्ठी जो डाल ही आते, हारे कदमों से जाके चिता सजाते, जिन पर चलकर गए उन्हीं पे लौटना, जिंदगी की खाक धूल फिर से लौटना। कुछ के लिए शोक कमल पत्र पे पानी, कुछ के लिए शोक कमल पत्र पे पानी, कुछ उसी में झोंक देते सारी जवानी। क्या बात? जिंदगी रही थी जो हो गई पूरी, रोएं और दुआ भी करें, दोनों जरूरी। क्या बात है, क्या बात है। तो रोना भी है और दुआ भी करना है। दुआ भी करना है। वैसे तो आपने बातें कह दी, बस मैं अंत में ये पूछना चाह रहा था कि रोना और हंसना, क्योंकि आपने कहा कि शोक तो प्राइमरी चीज है और फिर वहां से हम जाते हैं एंजाइटी, डिप्रेशन, तमाम चीजें। तो रोना और हंसना हम लोगों ने कम कर दिया है, खास करके शहरी मध्य वर्ग तो और बहुत कम हो गया है। गांव में बहुत रोते थे, बड़े बड़े भी रोते थे। तो इस रोना और हंसना का क्या कुछ संबंध बनता है? देखिए, रोना तो शोक में बहुत जरूरी है। हाँ, इसीलिए चाहे वो अकेले रोएं, चाहे लोगों के साथ रोएं, चाहे फूट फूट कर रोएं, चाहे थोड़ा बहुत रोएं, बहुत जरूरी है। जितना रोएंगे उतना वो दर्द बाहर निकलेगा, जितना नहीं रोएंगे वो उतना दर्द बना रहेगा और बाद में एक बोझ सा बना रहेगा। नहीं ठीक है, वो इंग्लिश से क्वेश्चन पूछने में गड़बड़ा रहे थे, वो इसलिए मैं तुमको फोन कर रहा था। जी 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 सर, इंग्लिश वाले क्वेश्चन तुम लोग ले लिया करो, ऐसा है ना? हाँ सर, गलत कर देते हैं तो अच्छा नहीं, मैसेज अच्छा नहीं जाता। सर बोलिए बोलिए प्रिंसिपल सर। हाँ हाँ, कुछ कह रहे थे क्या सर? हाँ, लगता है कि सर कुछ प्रिंसिपल सर कहना चाह रहे होंगे। जी आप प्लीज बोलिए। रोने और हंसने की बात कर रहे थे आप। जी नहीं, तो शोक मनाने के कई तरीके हैं, तो वो करना चाहिए। पहले जो लोग मिलके एक दूसरे के साथ मिलके रोते थे, तो उसमें बहुत ज्यादा कैथारसिस होता था, कष्ट निकलता था बाहर। देश में तो रुदालियों की परंपरा भी है, जो खुद नहीं रो पाते थे, वो रोने की जो ये है कम्युनिटी है उनको बुलाते थे, वो आके रोते थे। तो वो सारी चीजें कम्युनिटी को हेल्प करने के लिए बनाई गई हैं। तो अगर आप किसी को कंसोल करना चाहें तो उनको एनकरेज करें कि वो अपने दुख को जाहिर करें, बांटें। अगर रो सकें तो रोएं। ये
बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, बूढ़ों के लिए, सबके लिए है। जितना कोई कर सके उतना वो करे, ठीक है। और धार्मिक और आध्यात्मिक समझ तो बहुत जरूरी है। जिंदगी खत्म हो गई, क्यों खत्म हो गई हमें तो नहीं मालूम भाई, हमारे हाथ में तो है नहीं। सो दीज आर पार्ट ऑफ लार्जर क्वेश्चंस। बिल्कुल। और अगर किसी ने अगर अपने प्रिय को खो दिया है तो उस शोक से कैसे उभरे, अगर शोक से बाहर निकलना है भाई, उसके लिए आपको सिर्फ समय देना पड़ेगा और लोगों की मदद लेनी पड़ेगी और रिचुअल्स में से गुजरना पड़ेगा। वो तो अलग अलग तरीके हैं जो आपके लिए काम करे। कि सांत्वना एक लेवल तक काम करती है। भाई मुझे बहुत दुख है कि आपका प्रिय परिचित चला गया, हमने कह दिया, आपने सुन लिया, हमें कहकर अच्छा लगा, आपको सुनकर अच्छा लगा, लेकिन इससे शोक एक लेवल से ज्यादा तो कम नहीं होगा ना। लेकिन धीरे धीरे होगा, धीरे धीरे होगा। किसी ने एक सांत्वना की बात कही हो, सिंपैथी कार्ड भेजा हो, आपको फोन किया हो, आपको याद किया हो, आपको आपके वेलबींग के बारे में पूछा हो, आपको हेल्प करने की कोशिश किया हो, तो वो सारी चीजें आप एक जगह पे संजो के रखें, उनका एक डोसियर बनाएं। बाद में जब शोक, एक्यूट शोक, एकदम आक्रामक शोक थोड़ा कम हो जाएगा तो उनको उल्टे पलटे, तो आपको थोड़ी सी राहत उसमें महसूस होगी। फिर उन लोगों को जब आप महसूस कर सकेंगे, जब आपके लिए पॉसिबल होगा, तो उनको थैंक्स बोलें, उससे आपके दिमाग में थोड़ी शांति आएगी। और सर ये तो साझा ही करना है, जितना साझा करेंगे उतना हल्का होगा। बिल्कुल। साथ बैठकर प्रार्थना करना, साथ बैठकर पूजा करना, साथ बैठकर शोक सभा, स्मरण सभा करना, ये सारी चीजें अच्छी हैं। लेकिन जब मौका लगे, जब जैसा हो। एक्यूट शोक में तो सिर्फ लोगों से मिलना, सिर्फ बातें करना, सिर्फ रोना, यही इलाज है। बिल्कुल। मुझे लगता है कि हमने लगभग अधिकतर प्रश्नों को ले लिया है। फिर भी अगर कोई किसी का प्रश्न छूट गया हो तो वो देखिए, प्रश्न ही नहीं, लोग अपने माइक अनम्यूट करें और अपनी बात रखें, अपने अनुभव साझा करें, क्योंकि सिर्फ हम ही से आपको नहीं सीखना है कुछ, हम सिखाने वाले भी नहीं है कोई, हम भी आपकी तरह एक को सफरर हैं, ठीक है। हमें भी कष्ट हो रहा है, हम भी इस दौर से गुजर रहे हैं, आप तो गुजर रहे ही हैं। तो एक दूसरे से भी सीखने की, समझने की, सुनने की जरूरत है। तो प्लीज बोलें। So this is for all the participants who want to express themselves. They can raise their hand and we will unmute them. Participants, you can raise your hand and we will unmute you. एक हाथ आया है, देखिए। जी। हाय पार्था, हाय। मैं अरविंद गुप्ता बोल रहा हूँ लेस्टर से। हाय अरविंद। Hi. It was so nice to hear from you. Thank because it was such a complex topic, such a complex issue actually, which ranges from anxiety to depression to poor coping skills to situational family crisis, and we are in a unprecedented crisis that we are in today. I thoroughly enjoyed your presentation and the simplicity with which you explained everything. And the best part I liked about it was that you were able to incorporate a very holistic approach and not just a medical approach towards such issues that affect us in the larger scheme of things. So I have been delighted to hear you, and thank you very much for a brilliant presentation. Thank you, Partha. Thank you so much. Thank you. अरविंद हमारे पुराने मित्र हैं, सहयोगी हैं, हम लोगों ने साथ ट्रेनिंग की है एक जमाने में। Thank you so much. Thank you. एक और अरविंद जी हैं, मुझे लगता है आयुष्मान जी का। रविंदर जी। Manisha ji, please. Hello. हाँ जी, हाँ. Myself, Dr. Manisha. Actually, I was logged in with this name. So actually, one of my friend has lost her complete family, mother, father, and sister. But I'm not able to talk to her. I mean, she herself is now suffering with corona. अब मैं जब उसको फोन करती हूँ तो मैं उस टॉपिक के बारे में नहीं बात करती। अब जैसे आपने भी बोला, हमें शेयर करना चाहिए इसमें। मुझे समझ नहीं आता मैं शेयर कैसे करूं, उससे क्या बात करूं। देखिए मनीषा जी, अभी कोई
बहुत कुछ करने का टाइम भी नहीं है। एक तो एक्यूट शोक सभी के लिए है, उनकी पूरी फैमिली चली गई, वो खुद बीमार हैं, आप इसको इतना शिद्दत से महसूस कर रही हैं, आपके लिए एक्यूट शोक है। तो इस समय सिर्फ कैसी हो, ठीक हो, अपना ख्याल रखना तक ही अगर आप बात कर सकें तो भी उतना अच्छा है। कई बार साइलेंस भी अच्छा होता है कि आप फोन करें और कुछ न बोलें और थोड़ी देर में अच्छा मैं रखती हूं कह के रख दें। ठीक है, ये उस तरह का है कि अगर हम लोग पास पास बैठे रहें, कहने को कुछ ना हो तो एक दूसरे को हाथ थामे रहें। ठीक है, उसी तरह का है, दूर से भी हम एक दूसरे को दूसरे के पास जा सकते हैं, पहुंच सकते हैं। आप जो कर रही हैं बिल्कुल ठीक कर रही हैं, उनसे संपर्क बनाए रखिए। ठीक है, इसमें आपको भी परेशानी हो रही है, उनको क्या हो रही है हमें तो नहीं मालूम, लेकिन अंततः फायदा होगा। हम आपके फ्रेंड के लिए प्रार्थना करते हैं कि वो कोविड के चंगुल से निकल आए, स्वस्थ हो जाएं और धीरे धीरे उनकी जिंदगी फिर से बने, रीबिल्ड हो। देखिए, रीबिल्ड तो हम सबको करना है, धीरे धीरे सही, अकेले सही, दूसरों के साथ सही, छोटे पैमाने पे सही। और जितना ज्यादा दूसरों की मदद करेंगे, जितना ज्यादा दूसरों से जुड़ेंगे, उतना ही रीबिल्डिंग आसान होगा। ये कोई आसान काम नहीं है, बहुत कठिन काम है, लेकिन करेंगे तभी होगा। मुझे नहीं मालूम मैं ठीक से मैं समझा पाया कि नहीं, या आपके क्वेश्चन का जवाब दे पाया कि नहीं, लेकिन ये कठिन सवाल है, कठिन परिस्थिति है। We understand, sir. Thank you, sir. Thanks for the reply. थैंक यू। प्रेमचंद जी। Premchand ji, please unmute. हेलो जी सर, नमस्कार। नमस्ते। मैं प्रेमचंद हूँ। मैं एक यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में यहीं पे मैं पढ़ा रहा हूँ कॉलेज में, जी और दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर एसोसिएशन में जॉइंट सेक्रेटरी भी हूँ। और काफ़ी चीज़ें काफ़ी दौर से गुजर रहे हैं हम। मेरे को भी कोरोना हुआ था लास्ट ईयर में, जी और मेरे साथियों ने, और मैं एम्स में भर्ती रहा 12 दिन। जी साथियों ने काफ़ी हौसला बढ़ाया, और जी मैं भी सकारात्मक रहा। मेरा ऑक्सीजन लेवल बार बार गिर रहा था, लेकिन जी मैंने ये तय किया कि मुझे स्क्रीन की तरफ देखना नहीं। जी। ये जो जो देख रहा हूँ तो इससे मेरा और ज्यादा गिर रहा है, तो अच्छा, मैंने देखना बिल्कुल। बंद कर दिया, और उसके बाद 2 दिन में मेरा जो है स्टेबल हो गया सारा। तो एक देख साइकोलॉजिकल ऑर्डर है, मुझे लगता है कि मेरी समझ है, हो सकता है कि वो दवाओं ने असर किया हो, या मेरे उस दृढ़ निश्चय ने किया होता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही था। तो एक तो ये बिल्कुल है। बिल्कुल सही था, क्योंकि ये कोई एक चीज काम नहीं करती, कई कई चीजें मिलकर काम करती हैं। दवा और दुआ साथ मिलकर काम करती है। और आपका जो रिजॉल्व था कि हम नहीं सोचेंगे, हम नकारात्मकता को अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे, ये बहुत 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 जरूरी था, लेकिन मेरा बहुत जरूरी। दूसरा एक अभी डेवलप हुआ है सर, जो मैं अपना मन बता रहा हूँ सर। और क्योंकि हम बीच में, और हमारे साथी लोग लगे हुए हैं, सब लोग लगे हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं, किसी को सिलेंडर मिल जाए, बेड मिल जाए, किसी को टाइमली जो है ये चीजें मिल जाए। हम लोग लगे हुए हैं, टीम लगी हुई है, पर परिस्थितियां ऐसी होती हैं। कल ही मैंने मेरे अपने ब्रदर इन लॉ, बिल्कुल यंग, जो 35 साल का था, उसको खोया। बल्कि मेरी सीएमओ से बात हुई, कई जगह हेल्थ मिनिस्टर का भी वहाँ फोन करवाया, कई तरह की चीजें हैं कि लगता है कि हमने टाइमली एक्शन नहीं लिया, और मतलब ऐसे लगता है कि हमने क्राइम कर दिया। ये जो है, मतलब एक ये चीज अंदर डेवलप होती होती है कि किसी मरीज को हमें, मतलब ये लगता है कि वो ठीक नहीं हो पाया, उसमें हमारी कमी है, डॉक्टर की कमी नहीं है। ये मेरे को महसूस होता है। देखिए तो प्रेमचंद जी, आप सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहे हैं, आप जी हम में से बहुत लोगों की तरफ से ये बात बोल रहे हैं। ये जो गिल्ट होना, जो महसूस होना होता है, ये बहुत बहुत अहम हिस्सा है इस परिस्थिति का। जो भी कोई इससे गुजरेगा, अगर उसमें संवेदनशीलता है, अगर वो दूसरे के प्रति या अपने प्रति उसकी कुछ प्रतिबद्धता है, तो वो गिल्ट फील कर किए बिना रह नहीं सकता। इसका एक पारिभाषिक नाम भी है, इसको कहते हैं सर्वाइवर गिल्ट, कि ये इतनी सारी चीजें हुई, इसमें इतने लोग फौत हो गए, मैं कैसे बच गया। तो वो एक गिल्ट अपनी जगह पे है। दूसरा है कि मैं क्या कुछ कर पाया या नहीं कर पाया, वो अगेन वो भी बहुत बहुत बार होता है।
और जो भी दूसरे की मदद करना चाहेगा उसी को ये चीजें होंगी। जो हाथ पर हाथ धरे बैठा हुआ है या सब चीजों से विरक्त है, उसे कहां से ये गिल्ट आएगी? तो आप जो कर रहे हैं, जो किए हैं लोगों की मदद, वो सही चीज है। और ये सारी चीजें, गिल्ट और बाकी चीजें, ये साइड इफेक्ट्स हैं। कोई भी भला काम करेगा तो कुछ तो साइड इफेक्ट उसका भी होगा ना। नहीं सर, मैं सॉल्यूशन चाह रहा हूँ। ये जो डेवलप हो रहा है मेरे माइंड में, ये इसका क्या मैं कर सकता हूँ? और कई साथी इस चीज से गुजर रहे हैं, तो इसका कुछ अगर साइकोलॉजिकल आपके पास कुछ है या बता, देखिए, कुछ सजेस्ट कर सकते हैं? एट इट, देखिए, ये कोई पुड़िया वाला नुस्खा तो मैं आपको दे नहीं सकता। अगर कई सारे साथी इसी तरह की चीजों से ग्रस्त हैं या इस तरह से पीड़ित हैं, तो उनका एक ग्रुप बना के आप बात कर सकते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं। पीयर सपोर्ट बहुत बड़ी चीज है, ठीक है। अगर फिर भी बात सामने नहीं मिलती है तो बाकी लोगों को और हेल्प ले सकते हैं, प्रोफेशनल हेल्प ले सकते हैं। ये उसके ऊपर है कि आप किस हद तक उस जरूरत को महसूस कर रहे हैं और क्या हेल्प आपके पास उपलब्ध है। ये भी तो है। मैं कुछ बता दिया कि आप अमुक चीज करिए और वो चीज उपलब्ध ना हो तो बताने का फायदा नहीं है। लेकिन मैं आपके इस फीलिंग को, इस एक्सपीरियंस को वैलिडेट करता हूं कि ये सही चीज है, ये होता है। जो भी कोई करेगा तो उसको ऐसा होगा। आप बाढ़ की परिस्थिति लीजिए, बाढ़ में बहुत सारे लोग एक दूसरे को बचाने का काम करते हैं। कई बार बचा पाते हैं, कई बार नहीं बचा पाते। कई बार बचाने के चक्कर में खुद अपनी जान गंवाते हैं, और वो अभी कोरोना के चक्कर में यहां भी हो रहा है, ठीक है। तो वो तो गिल्ट तो सबको होगा कुछ हद तक। ये गिल्ट ह्यूमन कंडीशन के साथ मिला हुआ है। अगर ऑथेंटिक जिंदगी जी रहे हैं तो गिल्ट से हम भाग नहीं सकते। उसको हमको साथ लेके ही चलना है, उसको प्रोसेस करना है। अगेन यहां पर धार्मिक और आध्यात्मिक अंडरस्टैंडिंग जो है उसको काम लाना है, क्योंकि मटेरियल सोच समझ से हर चीज का हम जवाब नहीं दे सकते। जी जी, धन्यवाद सर। एक हद तक दार्शनिकता को भी लाना है, एक हद तक स्टोइसिज्म को भी लाना है कि हर कुछ हमारे हाथ में नहीं है। थैंक यू। रविंदर जी, और कोई है? सर, मुझे लगता है कि अब कोई है नहीं है जो प्रश्न पूछना चाहते हैं। तो काफी समय हो गया है। हाँ हाँ हाँ, सब लोग थके मांदे होंगे, दिन का अंत भी है। हमारे यहाँ तो दोपहरी है अभी, और मैं छुट्टी पे भी हूँ, तो हमें कोई परेशानी नहीं है। आप लोगों के साथ जुड़कर बहुत अच्छा लगा, बात करके बहुत बहुत अच्छा लगा। मुझे लगता है कि मेरे लगभग कहने से अगर थोड़ा भी किसी को मदद मिला हो, थोड़ी भी शंका दूर हुई हो, थोड़ी भी मदद महसूस हुई हो, तो मैं इसके लिए बहुत खुश हूँ और मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। नहीं, बहुत फायदा हुआ। और अभी हम इस वीडियो को और देखेंगे तो होगा। हमारे प्रिंसिपल सर चाह रहे थे कि जिस तरह से हम लोग मेंटल ट्रॉमा में जा रहे थे, पिछली बार भी जब लॉकडाउन हुआ था तो इसमें भी हमने कई कार्यक्रम किया था। तो उन्होंने कहा कि कुछ कार्यक्रम किया जाए जिससे कि कम से कम जो मानसिक रूप से परेशान हैं उनको कुछ बूस्ट किया जा सके। तो इसी संदर्भ में हम आपसे संपर्क किया हमने, और आपने समय दिया सर। बहुत बहुत आभार। हम तो चाहेंगे कि आगे भी अगर आप से समय लेना चाहे तो आप ऐसे ही हमें सहृदय होकर के समय दें। मैं गौरीनाथ का आभारी हूँ। नहीं, मैं बिल्कुल करूंगा, जो भी मुझसे बन पड़ेगा मैं करूंगा। और इस रिकॉर्डिंग को मुझे अगर आप भिजवा सकें तो मुझे बड़ी सहूलियत होगी। जी बिल्कुल 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 भिजवाएंगे। अभी ये हमारा फेसबुक पर लाइव था और हम कल तक इसको यूट्यूब पर भी अपलोड कर देंगे। तो यूट्यूब का लिंक हम भेज देंगे आपको, या कहें तो हम। हाँ, नहीं, कोई जल्दीबाजी नहीं है, कोई जल्दीबाजी नहीं है। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में मैं भी बहुत ज्यादा स्वच्छंद नहीं हूं, मैं भी सीख रहा हूं। तो आप लोग ज्यादा जानते हैं, जैसे होगा, जैसे मुकम्मल बन पड़ेगा वैसे दीजिए। जी बिल्कुल। तो सर श्रीधरम जी सर। श्रीधरम जी सर। आप औपचारिक धन्यवाद करें, इससे पहले 2 शब्द मैं अपनी ओर से कहना चाहता हूं। बहुत खुशी डॉक्टर पार्था चौधरी जी ने जिस तरह से लोगों के मन में जितनी समस्याएं हैं, जिस तरह के भाव
से लोग गुजर रहे हैं, तो उस स्थिति को भांपते हुए जो जिस तरह से उन्होंने हमारे सवालों के जवाब दिए, हमारे साथ बातचीत की है और जितना समय दिया है, मैं समझता हूँ कि आज हर व्यक्ति कहीं न कहीं उसके मन में एक भय है, एक मानसिक दबाव है, तनाव है, अवसाद है और इन स्थितियों से गुजरते हुए वो लड़ भी रहा है, जूझ भी रहा है, निकलने की कोशिश करना चाह रहा है, लेकिन निकलने में दिक्कत भी हो रही है। तो मुझे लगता है कि आपका व्याख्यान इसमें हमें बड़ी मदद करेगा और यही सोच करके मेरा उद्देश्य यही था इस तरह के व्याख्यान को आयोजित करने का और आपने वाकई समय दिया। इसके लिए मैं कॉलेज की तरफ से, हमारी टीम की तरफ से आपका आभार व्यक्त करता हूँ और आपको धन्यवाद और आपको साधुवाद देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहुत धन्यवाद प्रोफेसर साहब। जी सर। धर्म जी आप। जी जैसा कि प्राचार्य महोदय ने कहा कि जब 2 या 3 दिन पहले हम लोगों ने सोचा और संजोग से आप पकड़ में आ भी गए, तो इसके लिए तो सबसे पहले मैं गौरीनाथ को भी धन्यवाद देता हूं कि खुद वो बीमारी से लड़ रहा है और जैसे ही थोड़ा उसको लगा ठीक हुआ तो मैंने बात की और उसने कहा कि ठीक है हम करेंगे और आपसे संपर्क उन्होंने किया। तो गौरीनाथ को भी धन्यवाद और वो जल्दी स्वस्थ हो। इसी के साथ साथ सर आपको IQAC, हमारे कॉलेज के IQAC की तरफ से, कॉलेज की तरफ से और हम सब पार्टिसिपेंट की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी जब भी मौका लगेगा तो हम आपका समय लेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू।